तो आपका एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, और एक होता है आई पीस, इसको बोलते हैं हम नेत्रिका। ठीक है, तो इसने पूछा डिस्टेंस कितना रखें, तो भाई डिस्टेंस होना चाहिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मतलब नेत्रिका जो इन दोनों के लेंस के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वही क्या होगा, उसी से क्या होगा आपकी इमेज अच्छे से बनती है। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप जो होता है डिस्टेंस कितना रखना होता है, दोनों भी फोकस दूरी के बराबर। जैसे मान लें दोबारा बताता हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस आई पीस लेंस। ठीक है, लेंस नहीं होता पीस ही बोलते हैं ऐसे, नेत्रिका और ऑब्जेक्टिव अभिदर्शक लेंस, इनकी जो फोकस दूरी होती है इतनी दूरी पे से रखा जाता है। जो क्वेश्चन नंबर आपका सी है। अगला क्वेश्चन बोला गया डी पॉइंट, दूरदर्शी तक पहुंचने वाला प्रकाश बहुत दूर आकाशीय पिंडों से आता है। यह दर्शाने के लिए कर्ण आरेख खींचिए। क्या होता है जब दूर की वस्तु से प्रकाश उत्तर लेंस और अवतल लेंस पर पड़ता है। देखो अभी बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। द लाइट दैट रीचेज द टेलीस्कोप कम्स फ्रॉम वेरी फार अवे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्टिव फॉल्स ऑन अ कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस। भाई देखो सीधी बात है, बहुत दूर से आ रही है मतलब इन्फानाइट से आ रही है। अगर मैं बात करूँ आपका उत्तल लेंस की, मतलब कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस, तो जब बहुत दूर से आती है और वो कहाँ मिलती है आप इसमें, वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे। बस काम लाना है आपको फोकस पर। मैं साफ साफ थोड़ा सा बना दूँ तो आपको पता है अगर ये सारी आ रही है आपका अनंत से आ रही है, मतलब बहुत दूर से आ रही हैं, तो जाके कहाँ मिलती है सारी फोकस पे। अगर बात करें हम कॉन्केव लेंस की, मतलब आपका अवतल लेंस, तो वहाँ भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, सॉरी वो मैंने मिरर बनाया था, ये सीधा ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाता है और आपका जो हम पीछे मिला देते हैं फोकस पे इसको। ये हो गया आपका अवतल लेंस। ठीक है, अब ये डायग्राम पूछा था आपसे इसमें डी में। एक और आपको दिया हुआ क्वेश्चन इसी में, दूरबीन तक पहुंचने वाले प्रकाश बहुत दूर आकाशीय पिंडों से आता है। दर्शाने के लिए कर्ण आरेख खींचिए कि तब क्या होता है जब वस्तु से प्रकाश उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, देखो दोनों में अलग अलग चीज़ दी है। आप में एक को बोला है उसने लेंस दिया था, दर्पण दे दिया। द लाइट दैट रीचेज द टेलीस्कोप कम्स फ्रॉम वेरी फार अवे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। ये भी आपको यही चीज़ बोल रहा है। जैसे मान लो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें मतलब उत्तल दर्पण, इसमें जब रे आती हैं तो कहाँ जाती हैं, इसमें होता है रिफ्लेक्शन, अपवर्तन होता है, वो परावर्तन होता है, और वो हम इस तरह से इसको पिछले आगे फोकस पे मिला देते हैं। अगर वो ये आपका कॉन्केव हुआ मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर हुआ तो दूर से आ रही हैं आपकी रेखाएं और वो कहाँ मिलती हैं, फोकस पे, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आपको लेंस का डायग्राम बनाना था कि जो जब इन्फानाइट से आपकी रे आ रही थी, और इसमें आपको कहाँ बना रहे थे आप, इन पे भी अनंत से आ रही हैं, इन्फानाइट से आ रही है और कहाँ बना रही हैं, फोकस पे। तो ये आपका पेपर पूरा हो गया बेटा। आई होप आपको मैं समझाने में समझा पाया होऊंगा। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए, इस पेपर को जल्दी ख़त्म कीजिए और जल्दी से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज हम लेटेस्ट जो CBSE का से पेपर आया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, 2022-23 का, उसको प्रैक्टिस करेंगे हम। और ये हमने बाइलिंगुअल बनाया है, मतलब हमने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से हिंदी में। ठीक है, और उसको हमने बाइलिंगुअली एक पेपर में सेट कर दिया है। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके वो तो सेम चलेंगे जो हैं आपके, कि क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल 5 सेक्शन में, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, इंटरनल चॉइस भी आपको दी होगी। सेक्शन ए में जैसे 20 क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैरी 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में आपके 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कैरी 2 मार्क ईच। मतलब उसके बाद सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है आपके जो 3 मार्क के हैं, और सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर है वो 5 नंबर के हैं। उसके बाद आपको रेंज भी दिया हुआ है कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना है। और लास्ट आपका सेक्शन ई है, उसमें 3 सोर्स बेस्ड या कोई केस बेस्ड स्टडी आप बोल सकते हैं उसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले तो मैं अपने मेंबर को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है और आपके लिए प्रोवाइड कराया है मेरे को। ठीक है, तो आपको भी ये अच्छे से करना है, पूरा करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साबुन का घोल डालने पर हल्दी का रंग जो होता है पीला हो जाता है। ठीक है, जब पदार्थ पी को हमने हल्दी में मिलाया
और जाता है तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड इन एडिशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। व्हेन सब्सटेंस पी इज एडेड टू टर्मरिक देयर इज नो चेंज इन कलर। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टर्मरिक का कलर होता है, जब आप उसमें बेस डालते हैं, मतलब सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्या होता है आपका बेस मतलब क्षार, ठीक है। जब आप इसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन डालेंगे, साबुन का घोल डालेंगे, तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इसका मतलब ये पहचान है, ये इंडिकेटर है कि भाई उसमें सोप मतलब सोप के अंदर क्षार मतलब बेस है। अब पी डाला आपने टर्मरिक के अंदर, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो आपको बताना क्या है कि पदार्थ पी के बारे में कुछ आपको निश्चित रूप से सत्य है वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट सब्सटेंस पी, ठीक है। उसके अंदर क्या दिखा है आपको, आपको बोला गया पी एक अम्ल है, पी इज एन एसिड, पी बी ऑप्शन क्या है आपका, पी नमक नहीं है, पी इज नॉट अ सॉल्ट, पी क्षार नहीं है, और जो फोर्थ है आपका मतलब पी इज नॉट अ बेस, सी था, सी ऑप्शन था आपका, और डी आपका पी एक उदासीन पदार्थ है, पी इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी बात है, अगर आपने इसमें सोप डाल सोल्यूशन डाला था तो वो हो गया था रेड, तो वो आपका पहचान था बेस का मतलब क्षार का, ठीक है। तो अब पी ने सब्सटेंस ने कोई कलर चेंज नहीं किया है, तो क्या होगा, कलर नहीं चेंज किया है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो एटलीस्ट बेस नहीं है, क्योंकि एसिड जो होता है, अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो जो रेड वाला कलर है वो क्या हो जाएगा, वापस से येलो हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड नहीं है, सॉल्ट नहीं है, पी इज नोट अ बेस, न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं प्रॉपर अच्छे से कि भाई वो आपका बेस नहीं होगा, क्योंकि बेस क्या करेगा, कलर को रेड चेंज कर देगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, तांबे के इलेक्ट्रोलिटिक शोधन के दौरान एनोड पर क्या होता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट द एनोड। तो इसमें सीधा सीधा मैं आपको याद दिलाऊं तो एक आपका एनोड होता है जो कि इम्प्योर अशुद्ध कॉपर होता है, एक तरफ आपका होता है शुद्ध प्योर कॉपर मतलब शुद्ध तांबा। इसमें होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो यहाँ से कॉपर निकल के एनोड पे, ठीक है, वो आपका दो इलेक्ट्रॉन को खो देता है, लूज दो इलेक्ट्रॉन क्या बनता है, कॉपर आयन, ठीक है। सॉरी इस तरह नहीं, उल्टा होता है, Cu कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा बन रहा है। तांबे के आयन उदासीन तांबे के परमाणु बनने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। कॉपर आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल एट कॉपर एटम्स। क्या बन रहा है, आयन बन रहा है। तो वहाँ देखिए आयन क्या बन रहा है, उदासीन तांबे के परमाणु आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो आयन नहीं बनेगा, न्यूट्रल कॉपर एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम आयंस नहीं। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, कॉपर आयन उदासीन परमाणु बनने के लिए इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, उदासीन बनने के लिए, उदास ये तो गलत है बिल्कुल, ऐसा हो नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन खोएगा तो प्लस आएगा, मतलब आपका बन जाएगा घन आयन, तो ये भी नहीं है। लास्ट, उदासीन तांबे के परमाणु आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, न्यूट्रल कॉपर एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम आयंस, ये आपका एकदम ठीक है। जो न्यूट्रल कॉपर है आपका, उदासीन कॉपर जो बोल रहे हैं हम, वो आपका दो इलेक्ट्रॉन खो देता है और क्या बन जाता है, कॉपर आयन, ठीक है। तो आपका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से ऊष्माशोषीय प्रतिक्रियाओं को पहचानें। आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शंस अमंग द फॉलोइंग। ऊष्माशोषीय भी क्रिया होती है जिसके अंदर आपको हीट ऊष्मा देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें आप हीट इज गिवन। तो क्वेश्चन पहली रिएक्शन है आपकी, ये तो आपको पता होगी, ये आपकी है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या बना आपका, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो आप इसमें हीट दे रहे हैं आप, ठीक है, सनलाइट आपको देना पड़ रहा है, तो ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। पी आपका हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Na2CO3 प्लस 2HCl, ये आपकी रिएक्शन कौन सी है, ये आपकी रिएक्शन है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम क्या बोलते हैं, एक एसिड होता है एक बेस होता है, और क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बोनेट है, तो ये आप इसमें हीट नहीं दे रहे हो आप, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है आपका, अगला ऑप्शन आर, इसमें आपका क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, ये आपका श्वसन अभिक्रिया है, रेस्पिरेशन रिएक्शन है, इसमें आपका हीट निकलती है, देनी नहीं पड़ती है आपको, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है वो, इसे हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, तो हम इसमें हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, तो आपका ऑप्शन पी और एस वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो देख लेते हैं, ए पी एंड एस किसमें दिया हुआ है आपको, डी ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो दिया हुआ है,
कि धातुओं को उनके अयस्कों से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, यह दर्शाने के लिए अशोक ने निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखी। ठीक है, अशोक हैज रिटन द फॉलोइंग रिएक्शंस टू शो हाउ मेटल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, और आपको पता है अयस्क क्या होते हैं जिनमें से हम धातुओं को निकालते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका 2Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन। आपने आयरन निकल गया आपका अलग, यहाँ पर सोडियम निकला हुआ है, यहाँ पर जिंक निकला हुआ है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है, पूछा उसने क्या पे उनमें से गलत प्रतिक्रियाओं को पहचाने, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिएक्शंस अमंग देम। तो कौन सी गलत है वो आपको पहचाननी है। तो हम देख लेते हैं इसमें से। तो चारों रिएक्शन हम देख चुके हैं और इसका आंसर क्या होना चाहिए देख लेते हैं कि भाई जो आपका कार्बन है वो सबको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसने पूछा आपसे गलत, कि गलत कौन सी, ध्यान रखना, गलत पूछिए, सही नहीं पूछी है उसने। सही आपको सारी लगेंगी इसमें से, लेकिन यहाँ पर जो सही नहीं है, देखो ये बुक में आपने पढ़ी होगी, ये तो बुक में दी हुई है आपको। ठीक है, रिएक्शन आर वाली रिएक्शन, यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम जो होगा वो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा। जो सोडियम है उसकी वो कार्बन से रिड्यूस, इसका कार्बन इसका अपचयन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सोडियम की एफिनिटी मतलब सोडियम ऑक्सीजन को अच्छे से पकड़े रखता है, तो सोडियम नहीं छोड़ेगा ऑक्सीजन को, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, बाकी हो जाएंगी पॉसिबल, क्योंकि कार्बन उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा और बाकी में निकल जाएंगे। तो इसमें क्यू ऑप्शन आपका है जो दिख रहा है, बस तो देख लीजिए कौन सा फिजिबल है। आंसर आपका क्यू वाला, ये आपका आंसर बी। ठीक है, क्योंकि ये बाकी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा इनकी ऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाएं खुले पात्रों में की जाती हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल्स। ओपन वेसल मतलब खुले बर्तन में आपने इस अभिक्रिया को किया है। तो पहली रिएक्शन कौन सी है आपकी, 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट बनाता है कॉपर ऑक्साइड। जिंक को आपने रिएक्शन किया कॉपर सल्फेट से, बना जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और FeSO4, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से दर्शाता है कि प्रतिक्रिया पोत और सामग्री का वजन प्रतिक्रिया से पहले और की तुलना में प्रतिक्रिया के बाद बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो द वेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, प्रतिक्रिया जो ये पोत मतलब जो वैसल है आपकी, पात्र जो है, ठीक है, उसमें एंड constant content increases decreases और remains the same after the reaction as compared to the before of the reaction। ये आपको बताना है कि इन तीनों रिएक्शन में से किसका वजन, जिसमें वजन मतलब वजन सीधा बात करता हूँ मैं, वजन घटा है, बढ़ा या बराबर है। तो जो पहला वाला है देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ, जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी, ऑक्सीजन कहाँ पे है, एयर में है। अभी जो उसका जो भी था वेट, जो भी था इसका वो वजन जो था वो कुछ रहा होगा, ऑक्सीजन बाहर से आई है, उससे जिसके बाद वो ऐड हो गई, जुड़ गई है, तो वो बन गया कॉपर ऑक्साइड, तो इसका वेट बढ़ा होगा। ठीक है, तो वेट बढ़ा होगा, इसका हो गया इंक्रीज। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर जो जिंक ने क्या किया है, बस डिस्प्लेसमेंट हुई है, बस विस्थापन हुआ है, जिंक उसके बाद कॉपर के बदले आ गया है। कोई जिंक जो आपका ज़्यादा विक्रियशील है, और यहाँ पे जो कोई भी ऐड नहीं हुआ है, ना ही निकला है, कुछ गैस वगैरह निकली है, तो यहाँ पे जो है बराबर रहेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ बात करें तो हीट किया, इसको टूटा और गैस निकल गई है। जब गैस निकल जाएंगी, जो वेट रहा होगा यहाँ पे वो कम हो गया होगा, यहाँ पे हम लगा देंगे डिग्री। तो देख लेते हैं कौन सा सही लग रहा है ऑप्शन आपको। तो बीच वाला बराबर है, तो बराबर देख लेंगे यहाँ पे, रिमेन सेम। ठीक है, ये मतलब ऑप्शन ठीक है, मतलब ये दोनों कट कर गया आपका। इसमें से पहले वाले में मैं आपको बताया कि भाई वो इंक्रीज कर जाता है, तो इंक्रीज इसमें दोनों में ऑप्शन है वो डी है, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार कि भाई pH 12.1 के साथ क्षार का विलयन दिया जाता है, और अ सॉल्यूशन ऑफ बेस विद pH 12.1 इज गिवन। इसके pH को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है, मतलब इसमें से हम क्या करेंगे इसकी pH कम करने के लिए। इसमें आंसू जल मिलाएंगे, ऐड डिस्टिल वाटर टू इट। दूसरा pH 8.7 के साथ एक अलग क्षार का विलयन मिलाएं, एड अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट बेस विद pH 8.7। आर है आपका, एक अज्ञात pH के साथ एक एसिड की कुछ बूंदें मिलाएं, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड विद अननोन pH। ठीक है, तो इसने पूछा हुआ है कि pH को कम करना है। ठीक है, इसको pH कम करने के लिए हम क्या किया जाता है वो देखना है हमें।
तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए केवल पी ओनली पी, केवल आर ओनली आर, केवल पी एंड क्यू प्योर क्यू ओनली प्योर क्यू, और जो आपका दिया हुआ है डी पी क्यू आर में से कोई भी, यानी एनी वन ऑफ द पी क्यू आर। तो देखिए अगर बात करें डिस्टिल वाटर की तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पीएच पर, ठीक है। अगर बात करें पीएच 8.7 की तो उससे पीएच कम तो जाएगा लेकिन फिर भी वो बेस ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हम पीएच एसिड को लेते हैं तो उससे काफ़ी उसका चांसेस है कि भाई उसकी जो पीएच है वो कम हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, सुनीता को अपने कपड़े के लोहे के बिजली के प्लग को बदलना पड़ा। उसने एक 3 पिन प्लग खरीदा जैसा कि नीचे दिखाया गया बेटा। सुनीता हैड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिकल प्लग ऑफ द हर क्लोथ्स आयरन, सी ब्रोट अ 3 पिन प्लग शोन इन द बिलो। ये आपको दिया हुआ है। जब उसने पुराने प्लग को हटाया तो उसने देखा कि लाल काले रंग के 3 तार थे बेटा, और व्हेन शी रिमूव द ओल्ड प्लग शी सॉ दैट देयर वर 3 वायर्स कलर्ड रेड ब्लैक एंड रेड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे बेटा, देखो पी वाली जो बड़ा वाला तार होता है ये होता है आपका अर्थ वायर, क्या बोलते हैं इसको, अर्थ वायर, ताकि आपको झटका शॉक ना लगे बेटा, क्या झटका ना लगे। तो क्या पूछ रहा है वो आपसे यही पूछ रहा है बेटा कि भाई उसने हरे रंग के तार को प्लग के किस पिन से जोड़ना चाहिए, टू विच पिन ऑन द प्लग शुड बी कनेक्ट टू द ग्रीन वायर। तो ग्रीन वायर बेटा ये मैंने बताया पी से जोड़ेंगे इसको, हम ग्रीन वायर से जोड़ते हैं पी से, ताकि जो हमारा जो पी वाला प्लग है, जो पी वाला जो पिन है हमारी, उससे वो हम किससे बचेंगे, शॉक से बचेंगे, शॉक जो झटका ना लगे आपको, ठीक है ना। अर्थ वायर, इसे ये अर्थ वायर से कनेक्ट करते हैं इसको, भूमिगत तार। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हरे रंग का तार लोहे के कपड़े के किस भाग से जुड़ा होता है। तो बेटा ये चीज़ें जुड़ा होता है धातु से, मतलब मेटल से। किससे जुड़ा होता है, मेटल से, ठीक है। मेटल मतलब जो मेटलिक बॉडी है उसकी पूरी की पूरी किसकी, आपकी प्रेस की मेटेलिक आयरन की, उससे जुड़ा होता है आपका ये ग्रीन वायर, अर्थ वायर भी इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे तार का कार्य बताइए, स्टेट द फंक्शन ऑफ ग्रीन वायर। तो भाई जो ये आपका ग्रीन वायर है ये आपको क्या करता है, ये क्या करता है, अगर मान लो कहीं से बिजली निकल रही है, लीकेज हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, तो क्या होता है कि भाई हमें झटका ना लगे, वही ना बताया था मैंने आपको, झटका ना लगे, शॉक से बचाने के लिए, झटके से बचाने के लिए क्या होता है, ये हमें क्या करता है, बचाता है उससे, ठीक है। अगर कोई लो है, जैसे ही एकदम से करंट ज़्यादा हो गया, लीकेज हो गई करंट की, तो ये क्या होता है, हमें उस झटके से बचाएगा बेटा, ठीक है ना, प्रिवेंट करेगा उससे। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे इसी में, 3 रंगीन तारों में से किसके बीच सीधे संपर्क के परिणामस्वरूप शॉर्ट सर्किट होगा। तो भाई कब होगा, आपको ये होता है, एक वायर होती है रेड होती है, एक होती है ब्लैक, एक लाल होती है, एक काली। अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया तो क्या होगा, सर्किट हो जाएगा बेटा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सर्किट खराब हो जाएगा, फट जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला बताइए कि शॉर्ट सर्किट स्थिति में सर्किट में करंट क्या होता है, अपने उत्तर के लिए कारण बताओ। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द करंट इन द सर्किट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो भाई देखिए जब भी एकदम से शॉर्ट सर्किट होता है, क्यों होता है, जो करंट एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता है। जब करंट एकदम से ज़्यादा बढ़ेगा एकदम से, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। भाई रीज़न क्यों है, रेजिस्टेंस कम हो गया आपका तो करंट बढ़ेगा, तो उसी में क्या होता है, सर्किट शॉर्ट हो जाता है बेटा, ठीक है ना। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि जब धारा की विद्युत धारा बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, तो आपका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 33। अब आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि ओजोन का निर्माण हमारे वायुमंडल के समता मंडल में होता है, ठीक है। ओजोन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ए समझाएं कि सूर्य की ऊर्जा ओजोन के गठन में कैसे मदद करती है। एक्सप्लेन हाउ द एनर्जी ऑफ द सन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन कैसे बनती है भाई, सबसे पहले जो ऑक्सीजन होता है आपका वो ब्रेक होता है, ऑक्सीजन एटम अणु के अंदर, उसके बाद वो एटम जाके कंबाइन करता है ऑक्सीजन मोलिक्यूल अणु के साथ, और क्या बन जाता है आपका ओजोन, ठीक है। अब ये करता कौन है, ये आपकी हाई एनर्जी, जिनकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है, पैराबैरिक करनी होती हैं, उन्हीं के कारण ये आपका बन पाता है क्या, आपका ओजोन, ठीक है ना। जो फ्री हो गए थे ऑक्सीजन एटम, ये कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन मोलिक्यूल से, तो आपका ओजोन बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जमीनी स्तर पर ओजोन निर्माण को प्रदूषित क्यों माना जाता है। वाई इज ओजोन फॉर्मेशन एट ग्राउंड लेवल कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट। तो भाई पहले बता दें, जो आपका ओजोन है ह्यूमंस के लिए,
ठीक है ना। मानव के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, ये घातक है, खतरनाक है। एक क्योंकि एक जहरीली गैस है ये ओजोन, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रदूषक के रूप में से देखते हैं, एज अ पोल्यूटेंट ये खराब होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन परत क्षरण के किन्हीं 2 स्वास्थ्य परिणामों का उल्लेख कीजिए। स्टेट एनी 2 हेल्थ इश्यूज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इन द ह्यूमन हेल्थ। अगर ओजोन लेयर आपकी खराब हो जाती है तो उससे दिक्कत क्या होगी। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि भाई अगर आपका ये अर्थ है, ये आपकी ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को आने से आपको बचाती है पृथ्वी पर, ठीक है ना, अर्थ में आने से बचाती है। अगर ये नहीं होगी तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो पैराबैनिक किरणें सीधा अर्थ पे आएंगी और हमें स्किन कैंसर होने की पूरे चांसेस हैं, और उसी से आंखें भी खराब हो जाएंगी, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद हो सकता है, और तीसरा आपका फसल्स जो होती हैं, क्रॉप होती हैं, वो भी खराब हो जाएगी। ठीक है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर आपके जो भी अब करेंगे हम वो कितने के हैं आपके, वो क्वेश्चन सॉरी ये 34 आएगा। जो 3 क्वेश्चन है आपके 5 नंबर के हैं, 5 मार्क के। प्रसाद ने रासायनिक सूत्र CH4H9OH का एक संतृप्त अल्कोहल H है, ठीक है ना। वो देखा भाई उसने कि भाई एक जो प्रसाद है सैचुरेटेड अल्कोहल H, उसके पास क्या है, प्रसाद के पास एक ये वाला अल्कोहल था, संतृप्त अल्कोहल, ठीक है ना। सैचुरेटेड अल्कोहल H ऑफ केमिकल फार्मूला C4H9OH। इसको बनाने की कोशिश करते हैं एक बार हम, तो किस तरह बनाई देगा आपको 1 2 3 4 हो गए, लास्ट में OH। आप इस तरह से हाइड्रोजन ग्रुप लगा सकते हैं। एक सजातीय श्रेणी में H के 2 स्थान बाद मतलब 6ठे नंबर, जिसके में 6 कार्बन होंगे, ठीक है, जिसके अंदर 6 कार्बन होंगे, मतलब इसी में अगर 2 कार्बन जोड़ दो तो ये बन गया आपका। जैसे Y का रासायनिक सूत्र लिखिए, बताइए कि इसका अणु द्रव्यमान H से कितना भिन्न होगा। पहला ऑप्शन तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, इंग्लिश में बात कर लेते हैं पहले। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाई मेंबर वाई दैट कम्स टू प्लेस आफ्टर द एट्स इन द होमोलोगस सीरीज, स्टेट हाउ मच विल बी मोलिकुलर मास डिफर फ्रॉम दैट एट्स। देखो भाई, अगर बात करें एक 2 कार्बन लगा दिए, आपको ये तो पता ही, एट्स ये पता है, वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अगर हाइड्रोजन लगाए हम, गिन ले हम इस तरह से 3 2 5 2 7 2 9 और 4 13, मतलब C6H13OH। अब इसमें कितने अंतर आ गए तो आपको दिख रहा होगा सीधा 2 तो कार्बन का है, ठीक है, 2 कार्बन ज़्यादा है यहाँ पे, और 4 हाइड्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन ज़्यादा है। मतलब देखिए एक कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12, प्लस गुणा में 2 करना पड़ेगा, प्लस ऐसी हाइड्रोजन का होता है 1, गुणा में 4 करना पड़ेगा, तो 12 में 24 और प्लस 4 मतलब 28 का अंतर होगा इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वो देख लेते हैं। एट्स के रासायनिक गुण वाई के साथ तुलना कैसे करते हैं, अपने उत्तर का कारण दीजिए। हाउ डू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एट्स कंपेयर विद दोज ऑफ वाई, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको ये भी बताना है इसके अंदर कि आप इसके अंदर दोनों में कैसे कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। तो भाई सीधी बात ये है, तो पहला बता दूं मैं आपको, दोनों अल्कोहल हैं। देखो अगर एट्स देखें, ये भी इसके में भी क्या होगा, फॉर्मूला क्या है इसका C4H9OH, और जो वाई है आपका C6H13OH। दोनों के रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी इनकी, और दोनों में ही जो डिपेंड करेगा कि भाई इनमें जो इनका जो अल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप है, इसी पे मेन प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, जो भी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है, कंपेयर करते हैं तो दोनों में सेम होगी, क्योंकि दोनों में ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन, वाई को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, वाई लिया आपने, वाई मैं ले लेता हूँ C6H13OH, ये था। इसमें क्या डाला आपने, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर बनने वाले उत्पाद जेड का रासायनिक सूत्र लिखिए। जेड से संबंधित समरूप श्रृंखला में यौगिकों के लिए सामान्य सूत्र लिखिए। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट जेड फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ वाई विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए जब भी आप इसके अंदर क्या डालेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट T2CR2O7 डालेंगे जिसमें आप, तो ये बन जाएगा CH, आप बता दूं मैं आपको, CF5H11COOH, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कि भाई जब भी आप देखो, जब भी आप अल्कोहल के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, ध्यान रखना भाई, कोई भी अल्कोहल दिया हो आपको, क्या होगा, उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा, उस कार्बन का बन जाएगा COOH, अम्ल बन जाता है। देखो आपने जो जनरल इक्वेशन पढ़ी है,
अपनी बुक में आप ये पढ़ के आए हुए हैं, आपने ये पढ़ी थी अपनी बुक के अंदर, ये एल्कोहल इथेनॉल को गर्म किया था पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो आपका CH3COOH आप पढ़ के आए हैं, ये पढ़ के आए हैं, या फिर आपने C2H5OH पढ़ा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला तो ये सेम बना है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ देखिए, दो कार्बन थे, एक कार्बन रह गया, CH3 रह गया, एक कार्बन चेंज हो गया COH में। ऐसे यहाँ पे होगा, घुमा के थोड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो एल्कोहल है बेटा 6 कार्बन वाला है वो एक कम हो जाएगा, 5 कार्बन वाला रह जाएगा, और एक कार्बन चेंज हो जाएगा COOH में। जब उस फॉर्मूले को पूरा बनाओगे तो फॉर्मूला ये बनेगा। अब आपसे जनरल फार्मूला बोल रहा है कि जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, तो बता देता हूँ मैं आपको। तो ये बनेगा आपका CnH2n+1 COOH, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। आप इसी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है, इसमें चॉइस दी हुई है आपको, वो देख लेते हैं एक बार। चॉइस क्या दी हुई है, इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पी का सूत्र C4H6 है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पी हैज़ अ केमिकल फार्मूला C4H6, मतलब ये आपका अनसैचुरेटेड है, या तो एल्कीन हो सकता है या एल्काइन, ठीक है। अब राइट टू पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूले फॉर द हाइड्रोकार्बन पी। अब इसमें आपको बताइए कि इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर जो इसके सूत्र हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो आपको लिखना है, ठीक है ना। तो भाई मैंने बनाया, जैसे अब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, आपने एक डबल बॉन्ड लगा दिया आपने एक तरफ, ठीक है। और अब हाइड्रोजन लगाया आपने, तो एक, अगर आपने हाइड्रोजन लगाना स्टार्ट किया आपने, तो हाइड्रोजन आपके पास 6 ही हैं। आप फार्मूला लगा लीजिए एल्कीन अल्काइन में से कि भाई CnH2n होता है एक तो फार्मूला, मतलब डबल होगा, ठीक है ना। ये होता है एल्कीन का, भाई हाइड्रोजन डबल होता है, तो अगर आपका हाइड्रोजन डबल होगा तो आपका होता है एल्कीन, तो यानी एल्कीन नहीं है ये आपका क्या है, एल्काइन है, यानी एक बॉन्ड ट्रिपल होगा। आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया कहीं भी इनमें से, फिर इसके जो बॉन्ड है इस तरह से आप पूरा करेंगे तो इस तरह से आपका बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि बेटा अगर मैं चारों ले लूँ इस तरह से और दोनों दो जगह लगा दूँ डबल बॉन्ड, दीवाबंद लगा दूँ, तो भी आपके ये बन जाएंगे। इस तरह से बना के देखेंगे अगर आप, तो ये आपका इस तरह से बन रहा होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहे होंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा होगा, तो इस तरह भी ये बन सकता है, ठीक है। और जो ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ये दीवाबंद जो मैंने बनाया ये बीच में भी आ सकता है, तो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स के बन जाएंगे। तीसरा बनाना चाहूँ तो तीसरा आपके बन सकता है 1 2 3 4, 3 आप यहाँ पे लगा दीजिए, जब हाइड्रोजन लगाएंगे आप तो यही बनेगा C4H6। तो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिए। उसके बाद आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर बी में, एक ब्यूटेनॉल ये आपको दिया हुआ, ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन दिए हुए हैं, को हाइड्रोकार्बन पी में बदलने के लिए प्रतिक्रिया की स्थिति लिखें। रिएक्शन कंडीशन टू कन्वर्ट 1 ब्यूटेनॉल टू हाइड्रोकार्बन पी में बदलने के लिए, मतलब C4H6 में बदलने के लिए मेरी बात सुनिए बेटा, CH3 CH2 कन्वर्ट करना पी में, मतलब C4H6 में। आपको दिख रहा है हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6, 3 2 5, यहाँ पे आपको दिया हुआ क्वेश्चन कि भाई C4 3 2 5 2 7 2 9 H9OH, तो इसमें कन्वर्ट करना है C4H6 में। अगर इसमें से हम पानी निकाल दें OH, ठीक है, H निकाल दें, तो क्या बन जाएगा आपका 3 2 5 2 7 2 9। हाँ, तो वाटर निकाल देंगे इसमें से हम, ठीक है, वाटर निकल जाएगा तो OH निकल जाएगा, H भी निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। और क्या बन जाएगा आपका, तो इसमें आप क्या कर देंगे, इसमें वाटर निकालना है आपको, और क्या बन जाएगा आपका अल्काइन बन जाएगा, ऐसे अल्काइन। तो इसे हम क्या डालते हैं H2SO4, ठीक है ना, H2SO4 डाल देंगे और 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। वैसे तो बनता है अल्कीन है, लेकिन आप H2 डाल देंगे तो वाटर निकल जाएगा और हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और अब बन जाएगा आपका एल्काइन। ये आपका आंसर है। हीट कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा हीट कर देंगे। अगला ऑप्शन क्या दिया है आपको कि समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए DNA में भिन्नता फायदेमंद है, समझाओ। वेरिएशन इन अ DNA इज बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम, एक्सप्लेन। तो भाई सबसे पहली बात यही है कि भाई जितना वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा विभिन्नता आएगी, डाइवर्सिटी आएगी पॉपुलेशन में, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर कोई भी एकदम से चेंज आता है, परिवर्तन आ जाता है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता है, तो भाई वही पॉपुलेशन जिंदा रहेगी, ठीक है ना, जो सर्वाइव कर पाएगी, जो ज़्यादा अपने आप को चेंज कर रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है, ठीक है ना। उसी पे डिपेंड करता है स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी पे कि भाई कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो मैं ऐसा बोलूँ तो भाई जो भी चेंज आएगा, ड्रास्टिक चेंज जो भी आता है किसी भी पॉपुलेशन के निके में, ठीक है ना,
पॉपुलेशन विद वेरिएशन इज द मोस्ट लाइकली टू बी क्या होगा, हैव सम सर्वाइविंग मेंबर्स टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। मतलब जैसे चेंजेस ज़्यादा आएगा उसमें से कुछ स्पीसीज बचा लेंगी अपने आप को, क्योंकि वो उनके अंदर वेरिएशन आ चुका है, और वो क्या कर पाएंगी, वो इंश्योर करेगा कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए कि आगे स्पीसीज जिंदा रहेंगी। ठीक है ना। तो अगर मैं इसे हिंदी में बताना चाहूँ तो मैं बता पाऊँगा आपको कि भाई अगर किसी एरिया मतलब क्षेत्र में किसी जनसंख्या में भारी बदलाव आता है, निरंतरता होती बदलती बदलाव होता रहेगा, तो कुछ जीवित के जिंदा रहने की आशंका है कि वो संभावना रहेगी कि वो जिंदा रह जाएं। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है आपका, एक ऐसे उदाहरण की व्याख्या करें जहां प्रजनन प्रजाति के निर्वाह के लिए प्रतिकूल होगा। एक्सप्लेन एन इंस्टेंस वेयर रिप्रोडक्शन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव टू द सस्टेनेंस ऑफ स्पीसीज। आप एक एग्जाम्पल दीजिए कि भाई कैसे कैसे ये होगा। तो बता दूं मैं आपको, जितना ज़्यादा हायर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, उससे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो पाएगी, अनचेक्ड पॉपुलेशन। जो भाई बोल रहे हैं काउंटर प्रोडक्टिव, जो प्रतिकूल होगा, दिक्कत है ना। यार जहाँ प्रजनन प्रजाति के निर्वाह के लिए प्रतिकूल होगा, कब होगा, हमें उदाहरण देना है कि भाई जब आपका पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज मतलब क्या होगा, हमारे जो जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका कंपटीशन होगा, एंड सब्सिक्वेंट फिर क्या होगा, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा। ठीक है। लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हो जाएगा, मैं आपको फिर बताता हूँ कि भाई अगर प्रजनन की अगर हमारी पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो गई तो उससे क्या होगा, संसाधन जो होंगे हमारे जितने संसाधन उसके लिए प्रतिस्पर्धा बन जाएगी, और जीवन स्तर जो होगा, ह्यूमन जो लेवल है हमारा स्टैंडर्ड लिविंग क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि भाई ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पॉपुलेशन पे कंट्रोल जरूरी है। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है आपका, अंडे के निषेचित न होने पर मानव प्रजनन में होने वाली घटनाओं का क्रम क्या है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। ठीक है ना। तो अब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, पहली बात तो ये कि भाई जैसे ये पहले सर्वाइव करेगा तो उस टाइम के लिए वो, ठीक है ना, सर थोड़ा टाइम 8 दिन के सर्वाइव करता है। बाकी फिर जो यूट्रस है, जो फीमेल यूट्रस है, वो पहले अपने आप को तैयार कर लेता है। ठीक है ना। यूट्रस जो है तैयार कर लेता है कि भाई एग आएगा, फर्टिलाइज एग यहाँ पे आएगा, वो वहाँ पे जो कैपिलरीज है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, और उससे क्या होता है आपका, उससे ये होता है कि भाई जब वो जो एग है आपका, जो आपका अंडा है, वो अगर किसी निषेचित नहीं होगा, जो आपका यूट्रस है, गर्भाशय है, जो उसमें योनि में जो आपके जो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएँ हैं, ये रप्चर हो जाएगा पूरा पूरा, जो ये पूरा फट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से फिर क्या निकलेगा, योनि से क्या निकलता है आपका म्यूकस। ठीक है ना। म्यूकस बाहर आ जाएगा, और क्या निकलेगा साथ में, म्यूकस के साथ ब्लड, ये सब आपके दोनों स्राव निकलता है बाहर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना। मासिक धर्म जिसे रजोधर्म हम फीमेल में को बोलते हैं। अगला इसी में आपको इस वो दिया हुआ है, चॉइस दी हुई है, पुष्पी पौधे में बीज निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो आपको बताना है कि भाई कैसे कैसे फ्लावर में सीड बनता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहली बात क्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। नीचे दिए गए 2 रासायनिक समीकरणों का निरीक्षण कीजिए, करें। ऑब्जर्व द 2 केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक है। ये देखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका HNO3, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया, प्लस वाटर, KBr प्लस AgNO3 प्लस KNO3 प्लस AgBr, ये आपका बन गया है। व्याख्या करेंगे संतुलित समीकरण की पहचान कैसे की जाती है। एक्सप्लेन हाउ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। तो पहला तो भाई यही है कि जिसमें आपके परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, उसी को क्या बोलते हैं हम, एक संतुलित समीकरण। मतलब जिसमें एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ईच एलिमेंट, जैसे कैल्शियम के एलिमेंट की बात करें तो इसमें बराबर होंगे, तो क्या सेम होगा रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। मतलब आपका जो अभिक्रमक है और उत्पाद में अगर परमाणु की संख्या सेम है किसी एक की, सभी की, कैल्शियम से यहाँ पे बराबर है, इन ऐसे आप सबको बराबर देख लेंगे, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, संतुलित एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं भाई कैल्शियम परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु है, अगर ये सारे बराबर रिएक्टेंट देखा आपने टोटल किया, ऐसे ही आपने जो अभिक्रमक को वो किया, कुल किया, प्रमोट किया, प्रोडक्ट में निकाला, कितने हैं टोटल, यहाँ पे टोटल इनका निकाला, तो क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो पहला तो आंसर ये हो गया। दूसरा उसने पूछा है आपसे
दो समीकरणों में से कौन सा संतुलित नहीं है, पुनर्लिखन द्वारा समीकरणों को संतुलित करें। तो उसने बोला भाई कौन सा संतुलित नहीं है। पहली बात, जो द फॉलोइंग टू इक्वेशन इज नॉट अ बैलेंस्ड, बैलेंस नहीं है, बैलेंस इक्वेशंस बाय राइटिंग। तो भाई देख लेते हैं एक बार, हम इसमें देख लेते हैं। कैल्शियम एक है, यहाँ पे भी कैल्शियम है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 और 3 5, यहाँ पर कितना है आपका 3 6 और 1 7। तो ये आपकी इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं है, दूसरे पे अटक गया। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ की, इसकी बात कर लेते हैं अभी। के एक है, पोटेशियम है, पोटेशियम एक है। NO3 यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी NO3 एक है। Br एक है, Ag एक है। ये आपका बैलेंस है, संतुलित है। लेकिन दूसरी वाली आपकी बैलेंस नहीं है। इसमें कैसे बैलेंस करेंगे आप? कैल्शियम एक था, मैंने आपको बताया, कैल्शियम यहाँ पे भी एक है, ठीक है। उसके बाद आपने देख लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन कितना, NO3 है, NO3 यहाँ पे NO3 2 है, ठीक है। यहाँ पे NO3 2 है, जो दिख रहा है मेन उसे देख लीजिए पहले। 2, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। 2 आप यहाँ नहीं लगा सकते, 2 यहीं लगाएंगे। अब देख लीजिए 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे 8, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है और 1 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2 कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 8 हो गई पूरी प्रॉपर। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पे 4, और 2 दूनी 4, पूरा हो गया बैलेंस आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि भाई रेलवे साइट पर जो रेलवे पटरियों पे दरारों की मरम्मत के लिए थर्मिट प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। थर्मिट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग क्रैक्स इन रेलवे ट्रैक्स ऑन द साइड। क्वेश्चन नंबर ए आपका, प्रक्रिया में होने वाली प्रतिक्रिया के, इस प्रोसेस में होने वाली मतलब प्रोसेस है ये, प्रतिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। अभिकार को उत्पादों की भौतिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। राइट अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रोसेस मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो भाई जो आपका इसमें रिएक्शन होता है, थर्मिट प्रोसेस होता है, उसमें हम एल्यूमिनियम लेते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होता है, और आपका लेते हैं Fe2O3 जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ये रेड फेरिक ऑक्साइड, और क्या बन जाता है आपका Fe लिक्विड स्टेट में, प्लस आपका जो Al2O3 होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ये तो हो गया आपकी थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, रासायनिक समीकरण में कौन सी जानकारी इंगित करती है दैट प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक। कैसे पता लगेगा कि भाई ये आपका कौन सी इक्वेशन है ये, और ये आपकी इक्वेशन ऊष्माक्षेपी है, मतलब एक्सोथर्मिक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि भाई जो आप इतनी जो आपका आयरन निकला है वो लिक्विड स्टेट में निकला है बेटा। तो मतलब जो आयरन आपका आयरन ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में था, उसमें आयरन इतना लिक्विड स्टेट में निकला है। इसका मतलब इतनी ज़्यादा हीट निकली थी कि आयरन जो किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, वो गलित अवस्था में, ठीक है। जो आयरन होता है लोहा जो मिलेगा इसमें गलित अवस्था मिलेगा, मोल्टन स्टेट में मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है ये। कौन सी? एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है आपका कि भाई नीचे दिए गए तालिका, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, में मानव शरीर में पदार्थों के परिवहन में शामिल दो तरल पदार्थों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। 2 तरल पदार्थ हमारी बॉडी में आपका, एक रंगहीन होता है, एक कलर होता है, रंग का होता है, ठीक है ना। तो गिवन बिलो इज टेबल रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 फ्लूइड्स इन्वॉल्वड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। 2 तरह के फ्लूइड हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, मतलब A और B। एक कलरलेस है, एक कलर्ड है। इसमें ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कंटेन लेस ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन। कम प्रोटीन होता है, कंटेन लेस प्रोटीन। इसमें अधिक प्रोटीन होता है, कंटेन मोर प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर ए आपका, द्रव ए और द्रव बी की पहचान करें। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए एंड फ्लूइड बी। तो भाई ए आपका है लिम्फ जो कलरलेस होता है, ये आपका है ब्लड। सीधी सीधी बात, खत्म। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका इसी में पार्ट बी, एक प्रवाह चार्ट की सहायता से अंतरकोशीय रिक्त स्थान से मुख्य परिसंचरण तंत्र में द्रव ए की गति का वर्णन कीजिए। ए मतलब आपका इसकी बात कर रहा है, वो लिम्फ की बात कर रहा है वो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लसीका। सॉरी मैं लेकिन बताना भूल गया, इसे बोलते हैं लसीका। उसके बाद आपसे वो लसीका के बारे में पूछ रहा है कि भाई वो कैसे कैसे अंतरकोशीय रिक्त स्थान से गुजरती है। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब ट्रांसपोर्ट उसका होता है। तो भाई सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले होता है अंतरकोशीय अवकाश, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। वहाँ पे स्टार्ट होता है सब कुछ जो भी होता है। यहाँ पे बनती है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। इसे बोलते हैं लसीका केशिकाएं। कैपिलर मतलब केशिकाएं। फिर क्या बनता है आपका लिम्फ वेसल्स, मतलब लसीका वाहिकाएं। फिर होता है आपका लार्ज वेन, मतलब आपका
बड़ी बड़ी नसें जिसे हम बोलते हैं। समझ में आया होगा, आई थिंक आपको ये प्रवाह समझ में आ गया होगा, जिसके थ्रू ये फ्लो करता है, आपका लसी का परिसंचरण करता है, मतलब लिम्फ। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भाई मनुष्य में भोजन के पाचन में द्रव ए की क्या भूमिका है। आपसे पूछा है लसिका की क्या भूमिका है। वट रोल डज ए प्ले इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर क्या करता है, तो भाई पहली बात तो ये करता है, जो ए है आपका लसी का लिम्फ है, जो ये कैरी करता है, कैरी करता है डाइजेस्टिव फूड। किसको कैरी करता है, ये डाइजेस्टिव फूड को कैरी करेगा। ठीक है, जो भी पाचन फूड होगा, पाचित जो आपका फल है, वो फल बोल रहा हूँ, जो पचा हुआ भोजन है आपका, ठीक है, उसको ले जाएगा और एब्जॉर्ब करेगा फैट। किसको करेगा एब्जॉर्ब, जिसको अवशोषण करेगा। ये अवशोषित करता है वसा को, किससे, हमारी आंत से, हमारी मतलब इंटेस्टाइन से। तो भाई दो काम हो गए इसके। पहला तो ये क्या करता है, जो भी फूड है उसको कैरी करता है, डाइजेस्टिव फूड को कैरी करता है, ये पाचन जो खाना खाया है उसको क्या करता है, ये उसको कैरी करता है। और दूसरा क्या करता है, ये साथ में क्या लेते करता है, ये जो आंत में जो आपका फैट होता है उसे उसको भी क्या करता है, ये वापस जो हमारी जो बॉडी में देखो क्या होता है, जो आपको पता है कि भाई जो बाइल जूस है, पित्ताशय आता है, जो पित्रस आता है, वो वहाँ से लीवर से आता है। उसके बाद जो वसा बच जाती है उसको वो कैरी करेगा, उसको लेके जाएगा किसमें, ब्लड में, रुधिर में उसको ले जाता है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, मतलब आपका पचा हुआ भोजन और आपका वसा, मतलब डाइजेस्टिव फूड और आपका फैट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई आपका, देख लेते हैं एक बार कि भाई इसी में आपको इस वो दिया है, चॉइस दी हुई है। दो प्रमुख बल एक पौधे में पानी के परिवहन में मदद करते हैं। दो बल हैं भाई, दो फोर्स हैं, बल है। बल ए दिन के दौरान पानी की आवाजाही की प्रेरक शक्ति है, जबकि बी रात के दौरान, दिन के दौरान पौधे में पानी की आवाजाही में मदद करता है। भाई आवाजाही थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ना आपको, थोड़ा सा हमने ट्रांसलेट किया, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन प्रॉपर मैं आपको बता दूंगा कि मतलब क्या है इनका। जब आर्द्रता बहुत अधिक होती है, ठीक है, मतलब आवाजाही मतलब ट्रांसपोर्ट, इधर से उधर, ये वाली बात कर रहा है वो। तो टू मेजर फोर्सेज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। फोर्स है ड्राइविंग फोर्स है इन द मोमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे में काम करता है। विल द फोर्स भी जो है वो मोमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट ड्यूरिंग नाइट और ड्यूरिंग द डे व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई। ह्यूमिडिटी हाई है तो दोनों टाइम काम करता है वो बल, फोर्स, और ये करता है दिन में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो आपसे पूछा गया है कि बल ए और बल बी की पहचान करें, आइडेंटिफाई फोर्स ए एंड बी, फोर्स बी। वर्णन करें इनमें से प्रत्येक बल पौधे में पानी की गति कैसे मदद करता है। और डिस्क्राइब हाउ विच ऑफ दीज प्रोसेस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट। तो भाई बताता हूँ मैं आपको, जो आपका पहले हिंदी में बताता हूँ आपको। बल ए है, उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब होता क्यों है ये जो रंध्र होते हैं, आपको पता है रंध्र होते हैं पत्तियों पे, ठीक है, तो उसमें से पानी निकलता है। ठीक है, वाटर का लॉस होता है, पानी जल निकलते हैं, जल के अणु निकलते हैं, किसके द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है ना, तो एक बल लगेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो पानी कहाँ से खींचेगा, जड़ से खींचेगा। कहाँ से खींचेगा, जड़ से खींचेगा धीरे धीरे। ठीक है, पत्ती है, पत्ती में रंध्र है आपके स्टोमेटा, वो पानी साथ में से खींचेगा, खींचते वो जड़ से लास्ट में कहाँ पहुँचे, जड़ से पहुँचेगा, जड़ से ऊपर खींच देगा वो पानी को, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। और इसमें क्या होता है, इवोपरेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमेटा, ठीक है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब क्या होता है, जब भाई वाटर लॉस होगा आपका थ्रू द स्टोमेटा होगा, और इट क्रिएट्स, क्या करता है, इसमें एक सक्शन, मतलब मैं बोल रहा था ना मैंने, एक प्रेशर बन जाता है, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, और पानी जाइलम सेल की हेल्प से, इसमें जाइलम जो होते हैं वो मदद करते हैं। ठीक है ना, जाइलम जो टिश्यू होता है वो मदद करते हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने में। तो जाइलम टिश्यू सेल्स जो होंगे वो इसमें मदद करेंगे, जो रूट्स में होते हैं आपका एब्जॉर्ब करने में वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ये तो हो गया। अब बी आपका जो है बल है, उसका नाम है जड़दाब। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जड़दाब बोलते हैं, बी का नाम है जड़दाब है। इसका मतलब जो होता है कि भाई जो जड़ है आपकी, जो प्लांट की जड़ है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, आयंस बनते हैं, आयंस। ठीक है, सॉरी, आयंस, जो आयंस है मिट्टी में, ठीक है, उनका एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय क्या होता है, एक अवशोषण होता है। सक्रिय क्या होगा, अवशोषण। सक्रिय अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब होंगे वो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जो वाटर होगा
वाटर जल्दी जल्दी आएगा। भाई देखिए मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, जो जड़ है, जड़ के अंदर जो आसपास जो आयंस है, आयंस की वजह से क्या होगा, पानी बहुत जल्दी जल्दी इन जड़ों के अंदर अवशोषित होगा, ठीक है ना। और उससे क्या बन जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा इस तरह से, और जिससे क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ेगा। सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो रूट प्रेशर होता है, जिसमें सबसे पहले रूट प्रेशर डेवलप होगा यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे डेवलप होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, बिकॉज ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। तो उससे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और क्या होगा, अंदर वाटर अंदर आएगा, एब्जॉर्ब होगा, और उससे क्या होगा, एक कॉलम बनेगा जैसे स्तंभ बताया मैंने, और वाटर ऊपर पुश हो जाएगा। ठीक है, ये होता है रूट प्रेशर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, कि भाई क्या बोल रहा है ये, ऊंचाई h की एक वस्तु नीचे दिखाए गए अनुसार दर्पण के सामने P बिंदु पर रखी गई है। ठीक है, निर्मित छवि की ऊंचाई h है, आरेख में F फोकस है और C वक्रता का केंद्र है। इस तरह से आपको बताया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इज केप्ट एट पॉइंट P इन फ्रंट ऑफ मिरर एज शोन इन द बिलो। द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस h इन द डायग्राम, F इज द फोकस एंड C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको बताया गया कि भाई फोकस क्या है, C क्या है और P क्या है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको पता चली गया होगा कौन सा है, ये आपका मिरर है, मिरर दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, ये आपका मिरर है कॉनकेव। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई ये बताइए, यदि वस्तु को आप बिंदु सी पर ले जाया जाता है, अब तो बनाई हुई छवि की ऊंचाई h से कम, बराबर या अधिक होगी, आपने उत्तर के लिए कोई कारण बताओ। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपका ये मिरर है, ये अवतल दर्पण है, यानी कॉनकेव मिरर। तो मैं बता दूंगा, अगर आपको, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज कैसी बनेगी, ये आपको पता ही होगा, हमारी टेबल बुक में दी हुई है एनसीईआरटी की। अगर वो सी पे ऑब्जेक्ट है आपका, तो क्या बनती है, सी पे ही बनता है, और क्या बनता है आपका, सेम साइज। तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम साइज का बनेगा, ठीक है ना। और इसमें मैंने बता दिया, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे है तो सी पे ही बनेगा, क्योंकि आपको जो टेबल दी हुई है उसमें बताया हुआ है कि अगर सी पे होता है आपका तो सी पे बनता है और सेम साइज का बनता है। अगर सी एफ के बीच में कहीं होता, ठीक है ना, तो क्या होता ऑब्जेक्ट, तो आपका सी से बियॉन्ड बनती इमेज आपकी, और कैसे बनती, बड़ी बनती, ठीक है ना। चलो ठीक है, आपको पार्ट बी करते हैं अब हम। और पार्ट बी क्या बोल रहा है आपका, यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, एफ आपको कितना दिया हुआ है, एफ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी और सी के बीच में दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, पी और सी के मतलब देखिए आपको ये दिया हुआ है आपको 20, तो सीधी सी बात है, ये 20 सी भी तो 20 होगा पूरा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। सी से यहाँ तक पूरा 40 हो जाएगा। आपको पता है सी से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस जो होता है वक्रता त्रिज्या, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये, है ना, डबल हो जाएगा फोकस का। इसने ये और चीज़ बोल दी है आपको, जो पी और सी के बीच में दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, पी और सी के बीच में 10 दिया है, तो 10 ये है, तो 10 ये ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है ना। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो वस्तु पी और सी पर रखने पर बनने छवियों के बीच दूरी निर्धारित करें। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर is 20 centimeter and the distance between P and C is 10 centimeter, determine the distance between the images produced when object is placed at P and C। तो फटाफट से सोल्व करते हैं इसको। पहले मान लिया P पे रखा हमने, तो जो आपका P पे रखा आपने, तो आपका U हो जाएगा आपका 10 और 20 30, मतलब -30। फोकस दूरी होगी माइनस में, इधर से इधर नाप रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आपको पहले रखना पड़ेगा फार्मूला, मेरा फार्मूला है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो आपका आ जाएगा ये -20 है -30, और ये +1/30, 600 कर देता हूँ, और -30 +20 कैंसिल करके आपका आ गया -10/600। ये आ गया आपका v, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, v आ जाएगा आपका -60, जब एट p पे आपका क्या है, ये वे डिस्टेंस है, p पे आपकी v पे आपका p पे आपका ऑब्जेक्ट है, p पे ऑब्जेक्ट था, तो ये सब आ गया, ठीक है। अब उसने बोला c पे, तो जब c पे बनेगा, जब c पे होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो u भी आपका कितना होगा, u तो आपका मतलब u यहीं पर पूरा 40 हो गया, और आपको पता है v भी कितना होगा, 40 ही होगा, क्योंकि क्यों, जब सी पे होता है ऑब्जेक्ट तो सी पे बनती है आपकी इमेज। देखिए एक इमेज यहाँ बन रही है, एक इमेज बन रही है 20 और 20 40, और एक 20 और लगाइए यहाँ पे बन रही है 60 पे। तो आपसे पूछा है कि अब ये आपका v2 आ गया इमेज डिस्टेंस, इसके वाले का जो सी पे था ऑब्जेक्ट,
इसका आ गया V1 बोला मैंने, इसको V1 बोल दिया -60, ये आपका जाएगा -40, ठीक है, -40 आ जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं -40? क्योंकि भाई जब सी पे था तो सी पे ही आपकी इमेज बनती है। अब दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, वो इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है पी एंड सी पर, ठीक है, पी और सी पे आपकी इमेज डिस्टेंस कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं कि भाई 60 है, एक 40 है, आपका डिस्टेंस डिफरेंस निकाला आपने तो कितना आ गया 20। समझ में नहीं आया भाई? इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको आप ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर ये माइनस में 60 लीजिए तो ये माइनस, फिर माइनस लेना पड़ेगा, आपका -20 आपका आंसर आ जाएगा कि भाई दोनों की इमेज में डिस्टेंस कितना होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए थे सॉल्व, हाँ ठीक है। 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि एक लेंस आपको दिया हुआ है, उत्तल लेंस, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, स्क्रीन पर किसी वस्तु की धुंधली छवि बना रहा है जैसे नीचे दिखाया गया है। अ लेंस फॉर्म्स अ ब्लर्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एज गिवन, बोलो आपने देख लिया, ठीक है। स्क्रीन पर स्पष्ट केंद्रित छवि बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन करेंगे? व्हाट चेंजेस कैन यू मेक टू द फॉलोइंग टू फॉर्म शार्प एंड इन फोकस इमेज ऑन द स्क्रीन? पहला, वस्तु ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या चेंज कर सकते हो आप? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप कम कर सकते हो। अगर आप इसे कम कर देंगे आगे तो ये आपका शिफ्ट होके यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। पहली तो दिक्कत ये बात तो ये हो गई कि आप ऑब्जेक्ट वस्तु दूरी को कम कर सकते हैं। लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ में क्या चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, तो भाई आप इसे बढ़ा दीजिए, या तो इसको आप बढ़ा दीजिए तो आपका इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और रेज मिल जाएंगे ना, और रेज मिल जाएंगी आपको, और तो वो जाके यहाँ स्क्रीन पर बना देंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बी पार्ट इसका, सुनीता के नेत्र रोग विशेषज्ञ ने उसे अपनी दृष्टि सही करने के लिए -2D लेंस का उपयोग करने के लिए सुझाव दिया। सुनीता ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सजेस्ट हर टू यूज एन लेंस ऑफ पावर -2D टू करेक्ट हर विजन। उस पहला उसमें पूछ रहा है उसने किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड शी यूज, लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द क्या आपका लेंस। तो पहले बता दूं मैं आपको, जो माइनस होती है वो आपकी होती है कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी, वो आपकी पावर, मतलब इसका मतलब कौन सा लेंस यूज करेगा, वो अवतल लेंस, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन ये हो गया खत्म, यानी डाइवर्जिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग, अब सारी, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, तो भाई आपको बता दूं फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, जैसे पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। तो हम बात करेंगे तो जो एफ का बन जाएगा फॉर्मूला 1/p बन जाएगा, और p कितना -2d, ठीक है। जब आंसर करेंगे काटेंगे तो -0.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मीटर की में ही होती है, सेंटीमीटर में नहीं होती है फोकस लेंथ जो आती है पावर की। जब हम पावर निकालते हैं तो आपकी फोकस लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में। आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 31। अब करते हैं 32। दिया हुआ था आपको सोल्व करने के लिए कि भाई अगर आपको एक वस्तु -2D क्षमता की लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वह दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पे प्रतिबिंब निर्मित होगा। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ पावर -2D, फाइंड द डिस्टेंस वेयर द इमेज इज प्रोड्यूस। आपको फॉर्मूला लगाना है, लेंस सूत्र लगाना है 1 - 1/u 1/f। तो आपको पीछे u आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो -10 लेंगे इसको आप, उसके बाद 1/f, पीछे आपका 50 सेंटीमीटर माइनस में आ गया था, ठीक है। अब आपने इसे सोल्व किया तो आपका v ये प्लस में जाएगा 1/10, और ये 1 माइनस ऊपर 50 ऊपर आ जाएगा। और आपने क्या किया 1/v निकालने के लिए -1/50 -1/10 इधर आ जाएगा। सोल्व किया 500 -10 और -50, ये आ गया आपका -60/500। और उसके बाद सब सोल्व कर लेंगे आप, इसे काट देंगे और आपका जो 1/v है वो आ गया -6/50। तो उसे आप उल्टा कर देंगे तो -50/6 सेंटीमीटर, ये आपका ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस आ गया बेटा, प्रतिबिंब दूरी आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं एक बार हम, क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ट्रांसलेशन का मतलब होता है आपका स्थानांतरण, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा डायग्राम जेड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डायग्राम तो पूरा ही है, जेड बताना क्या है प्रोसेस इन चारों में से, ठीक है। रिप्रोडक्शन में तो प्रजनन होता है तो वो उसका तो कुछ लेना देना बेटा है ही नहीं इसमें से, ठीक है। बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की, तो वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो और
फोटोसिंथेसिस में H2 रिलीज नहीं होता है, ठीक है, और ट्रांसलेशन में होता है फूड ट्रांसफ़र मतलब ग्लूकोज। तो इनमें से जो Z होगा वो आपका ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि उसमें वाटर लॉस हो रहा है, वाटर निकल रहा है बेटा, ठीक है ना। अगर बात करेंगे ऑक्सीजन रिलीज की, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 9th, चूने का पानी एक गैस की उपस्थिति में धुंधला हो जाता है, ठीक है। और चूने का पानी है, आपको याद आ जाओ, चूने का पानी सुनते ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस याद आ जानी चाहिए, जो श्वसन का उत्पाद है। तो ये भी ठीक हो गया। देखो नीचे 4 सेटअप दिए हुए हैं, 24 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखे गए हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है आपसे, क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा पूरा, पहले मैं नीचे पढ़ देता हूँ। लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी इन अ प्रेजेंस ऑफ गैस विच बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन CO2 शोन बिलो आर 4 सेटअप्स केप्ट इन सनलाइट फॉर 24 आवर्स। ये आपने देख लिया। अब इसमें से पूछा है आपसे कि ये जो सेटअप है चारों 24 के लिए PQRS, 24 आवर के लिए इन्हें रख दिया है। आपसे पूछा गया है कि भाई इन चारों में से किस व्यवस्था में चूने के पानी के बादल में होने की उम्मीद है। बादल मतलब वही क्लाउडी जो भी हुआ था ना अभी। इन विच सेटअप इज लाइम वाटर एक्सपेक्टेड टू बी क्लाउडिएस्ट। तो आपको दिख रहा होगा ये दो पोर्ट हैं, इनको ही बस काले रंग से पेंट किया गया है, बाटी को पेंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसके अंदर आपसे पूछा कि भाई कौन सा क्लाउडी होगा कौन सा नहीं। तो देखिए इसमें जहाँ पे पहले जो ये चीज़ देखनी है आपको, कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा रिलीज होगी। तो देखिए रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा होगा, इन दो पोर्ट में हो रहा होगा आपका रेस्पिरेशन इसके अंदर हो रहा होगा आपका। तो CO2 दोनों में रिलीज हो रही होगी, Q और R में। इन दोनों में नहीं हो रही होगी तो P और S तो आप काट ही दीजिए, ठीक है, Q और R में। तो इसमें जो होगा वो टर्न किस में होगा, वो देखिए इसमें क्या होगा, जब लाइट पड़ेगी तो वो लाइट CO2 जो होगी वो काम आ जाएगी फोटोसिंथेसिस के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ग्लास टैंक है, इसमें आ जाएगी आपकी सनलाइट पड़ेगी तो रेस्पिरेशन हो सकता है, वो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। इसमें ब्लैक कोटिंग कर दी है तो ट्रेस तो पड़ेंगे नहीं 24 घंटे के लिए, जो CO2 निकलती रहेगी वो इस वाटर को, लाइम वाटर को मिल्टी कर देगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो R सेटअप होगा हमारा वही आंसर होगा, क्योंकि उसी में जो CO2 होगी वो वापस रीयूज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और क्या होगा वो CO2 गैस इसमें आके इस सॉल्यूशन को क्लाउडी बना देगी, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम। काले फर के एक सजातीय प्रमुख गिनी पिग, ठीक है भाई, काले फर का है, ब्लैक फिग का मान लेते हैं, ब्लैक है वो, ठीक है। एक सफ़ेद फर के सजातीय गिनी पिग के साथ क्रॉस किया जाता है। F1PD अपने आपसे ही क्रॉस करती है। चलो होमोजाइगस डोमिनेंट गिनी पिग विद ब्लैक फर, देखो दिखा हुआ है जो आपका डोमिनेंट है, प्रभावी जो है, प्रमुख बोला है ना, प्रमुख मतलब यहाँ पे प्रभावी है, प्रभावी गिनी पिग आना था, ये प्रभावी होना चाहिए। तो ब्लैक बोला तो मैंने जो उसके जीन्स होंगे जो है ना वो इस तरह से बन जाएंगे, डबल बी जो बनाते हैं। उसके बाद विद ब्लैक फर इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस गिना पिग विद वाइट फर, ठीक है ना। और जो आपका दूसरा है उसका क्रॉस किया गया है, ठीक है, वाइट वाले के साथ। तो वाइट वाला मान लिया हमने, वाइट ये हो गया, ठीक है, वो रिसेसिव होगा। F2PD कितने प्रतिशत सफेद फर कोट के साथ पैदा होंगे। F2PD में पूछा उसने, F1 की यह किया आपने, व्हाट परसेंटेज F2 जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू शो इन फाइट फर कोड। तो भाई सीधी सी बात है, आपको ये अगर आपने ये आपको सिर्फ ये ना देके, ये आपने मेंटल का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसमें ये ना देखे बेटा बस ये आपको कैपिटल भी दिए हुए हैं और छोटा भी दिया हुआ है, बस आपको इसी को सोल्व करना है। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे होता है, बता देता हूँ मैं आपको। बी 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 बी, तो इनके जब आप पहले इनके क्या बनाते हो, आप बनाते हो युग्मक, पहले बनेंगे इनके क्या बोलते हैं गैमेट्स, इंग्लिश में गैमेट्स बनेंगे। फिर ये आप इस तरह से चले जाएंगे जुड़ते हुए, तो चार है सारे जो बनेंगे, सारे बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, तो सारे क्या हो जाएंगे ब्लैक फर वाले होंगे। फिर जब इनका दोबारा से किया है बोला है उसने, बट कि भाई दोबारा से जब F2 में कितनी पीढ़ी आएगी, F2 में कितनी जनरेशन वाइट फर कोट करेगी, तो आपने जब कैपिटल बी इस तरह से आपने लिया, ठीक है, जब इनके पहले फिर आप दोबारा से इनके क्या बनाओगे, गैमेट्स बनाओगे, युग्मक बनाओगे, उसके बाद जब आप इन्हें करोगे इस तरह से, ठीक है, तो सारे क्या आ जाएंगे आपके, यहाँ पर आपका स्मॉल बी आएगा, बाकी आपके इस तरह से चलते चले जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये सेम आपको याद आ गया होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला याद आ गया होगा। तो इसमें जो होगा एक ही वाइट फर वाला होगा, बाकी क्या होंगे
बड़े होंगे, ब्लैक फर वाले होंगे। उसके बाद अगर मैं देखूँ कि ये सारे 100% है, उसने परसेंटेज पूछा हुआ है, पूरा 100% है, तो देखो 25 25 25 25 पूरा 100 होता है, हमेशा कितना होता है 100%। तो 100 में से अगर मैं देखूँ तो 25 25 25% है, तो 25% आपके क्या होंगे, वाइट फर वाले। तो आपका आंसर जो होगा वो ए होगा। आई थिंक आपको दोनों मतलब चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में पीड़ित है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के सामान्य कामकाज को प्रभावित करता है। ठीक है भाई, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है उसको कि भाई उसकी पिट्यूटरी में दिक्कत हो रही है। तो पर्सन एच सफर फ्रॉम कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एच की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव होने की सबसे अधिक संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू डायरेक्ट इफेक्ट द पर्सन एट्स कंडीशन। तो भाई कौन सी कंडीशन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से इफेक्ट करेगी। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है जो आपकी बुक में है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन मतलब आपका वृद्धि हार्मोन होता है। इसको ये क्या करता है, रिलीज करता है, निकालता है, इसको स्राव करता है बेटा, रिलीज करता है। तो इसमें से आपको सीधा समझ में आ गया, ग्रोथ वाला सीधा रिलेशन इसका उससे है, तो चारों आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से देखना है कहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो पढ़ना तो पड़ेगा सॉरी, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रोथ वाली बात कर रहा है। तो ये आपका सी खत्म। इनसफिशिएंट शरीर की अपर्याप्त वृद्धि, इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये मैंने हार्मोन का वाला आपके बारे में आपको मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि भाई बीजों की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक का समय कृषि उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। उपरोक्त जानकारी के आधार पर एक कारण का चयन करें कि किसान फसल उगाने के लिए जो वेजिटेशन होता है, वनस्पतिक प्रवर्धन क्यों पसंद करते हैं। यहाँ पर ये आपका बेटा कायिक है, बताता हूँ कायिक प्रवर्धन क्यों पसंद करते हैं। द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द सोइंग ऑफ सीड्स टू द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप इज क्रिटिकल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। Based on the information above, select a reason why farmer prefer vegetative propagation for growing crops। देखो आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बताना चाहिए पहले तो, काई प्रवर्धन क्या होता है कि भाई जब हम प्लांट्स या पौधे की प्लांट्स के पार्ट से पूरा प्लांट ग्रो करते हैं पौधे के हिस्से से। ठीक है, तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, आप देख सकते हैं एक बार। तो इसमें पहला, बीज रहित फसलों का पुनरुत्पादन भी किया जा सकता है। सीडलेस क्रॉप कैन बी आल्सो रिप्रोड्यूस। ठीक है, बात क्या कर रहा है उसको ध्यान रखना है आपको कि भाई 10% ऑफ द सोइंग ऑफ सीड्स, आपने सीड को बो दिया है, तो द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप क्रिटिकल बता रखा है, इंपॉर्टेंट है। संतान पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं। ऑफस्प्रिंग प्लांट आर जेनेटिकली सिमिलर टू द प्लांट पेरेंट्स। और वनस्पति मतलब वही कायिक प्रसार द्वारा उगाए गए पौधे जल्दी फल देते हैं। प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बियर फ्रूट्स अर्लियर। और सी और डी ऑप्शन, वनस्पति प्रसार परागण के बाहरी एजेंटों पर निर्भर नहीं करता। एजेंट मतलब परागण आपको पता ही है, ऐसे हम क्या बोलते हैं पोलिनेशन, मतलब जब आपका पोलन जो पोलन ग्रेन होता है वो कहाँ जाता है, स्टिग्मा पे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एजेंट ऑफ पोलिनेशन। तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे जब हम सीड उगाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो जाके हमें फल मिलता है। ठीक है ना, हमें तब फल मिलना है इन द सेंस हमें तब ज़्यादा क्रॉप मिलती है हमें इतने महीनों बाद। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है कि भाई जो प्लांट होते हैं वो बहुत जल्दी क्या कर देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। ठीक है भाई, फ्रूट्स हमें तो मेन हमें क्या है, हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट हमें बहुत जल्दी क्या होता है, आपका फ्रूट्स मिल जाता है इनकी वजह से। तो इसका कारण यही है कि भाई जो प्लांट्स ग्रो करते हैं काई प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उन पे फूल और फल जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, इस लाइन को आपको ध्यान में रखना था, वही चीज़ है। तो जी भाई सीड से जब तुम यहाँ तक वेट करेंगे, यहाँ पे इतना वेट करना नहीं पड़ता। ठीक है, प्लांट की डायरेक्ट बॉडी के पार्ट से हम उसको ग्रो कर लेते हैं और हमें फ्रूट्स मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको देखने में बहुत डरावना लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस वजह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और चलो पढ़ते हैं पहले। नीचे दिए गए सर्किट में परिपथ बोल दीजिए इसको हिंदी में, 2000 ओम के प्रतिरोधकों के सामने श्रृंखला में एक जुड़े परिवर्तनीय प्रतिरोधी होते हैं। चर अवरोधक ये दिया हुआ है आपको, मतलब बदल सकते हैं इसको आप, के बीच किसी भी मान पर समायोजित किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये आपको एक रियोस्टेट बोलते हैं इंग्लिश में, अभी आएगा।
इस तरह से इसको श्रेणी क्रम में लगाया गया है बेटा। 12 वोल्ट की बैटरी है और द सर्किट बिलो कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल रजिस्टर दिया हुआ है आपको कनेक्टेड सीरीज विद द 2 ओम रजिस्टर 2000 ओम रजिस्टर। द वेरिएबल रजिस्टर कैन बी एडजस्टेड टू एनी वैल्यू ऑफ 0 to 4000 ओम। आपसे पूछा गया है आपसे, अगर मैं बताऊँ तो आपको देखिए, जब एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध बदल दिया जाता है तो वोल्ट मीटर पर नियंत्रण संभावित पाठ्यांक क्या होगा। ठीक है, एज द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर इज चेंज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। भाई इसकी अगर हमने रजिस्टर की चेंज कर दी तो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग वोल्ट मीटर में क्या होगी, तो आपको बताना है। मैं पीछे ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ बेटा, मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। पहले आप निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे वो आ जाएगा टोटल सारे श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज़ में है 4। इसको हम टोटल मैक्सिमम पे लेंगे कि कितना करंट हमारा ड्रॉ हो रहा है, कितना करंट यहाँ से निकल रहा है, तो हम इसे मैक्सिमम लेके चलेंगे। 4000 प्लस 2000 आपका ये आ गया 2000, ये आ गया प्लस 2000 और आ गया ये आपका आ गया 8000 ओम। ठीक है, वोल्टेज आपको दी हुई है 12 वोल्ट। जो आपका आई होगा वो होगा 12/8000। आपको पता है क्योंकि वो क्या होता है V/R। ठीक है, आपने काटा पीटना नहीं कुछ, आपको ये समझ लीजिए ये आपका एम्पेयर आ गया करंट। अब आपको वोल्टेज की रीडिंग निकालनी है यहाँ पे, तो V क्या होगा आपका I इंटू में R। आई कितना है आपका 12/8000 इंटू में R कितना है आपका 2000। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गया आपका, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 3 12 मतलब 3 वोल्ट। ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए। पीछे चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ऑप्शन हमारा कहाँ मैच कर रहा है 3 वोल्ट पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन सम सर्किट्स इज 60 हर्ट्ज, व्हाट डज इट मीन। कुछ देशों में ऐसी AC की आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है। इसका क्या मतलब है। ठीक है, कि धारा मैं आपको बता दूं जो जनरली 50 हर्ट्ज होती है, जो हम ज़्यादातर हम देखते हैं परिपथों में जो सर्किट होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये 2 बार 2 टाइम्स होता है, मतलब आपका 100 समझ में नहीं आया मेरी बात। मतलब आपका ये हो गया कि भाई वो जो चेंज करेगी कब चेंज करेगी डायरेक्शन अपनी 100। ठीक है, 100 बार आपका क्या होता है चेंज होता है कितना 50 हर्ट्ज में। ठीक है, मतलब जो आपकी करंट है वो चेंजेस कब करेगा, डायरेक्शन आपका कितने में करेगा 100 टाइम्स, जो हमारा जनरली हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, इन्होंने हमें कितना बोला 60 हर्ट्ज, तो 60 या 2 टाइम्स मतलब आपका हो गया 120 टाइम्स। समझ में नहीं आया, ये आपकी जो हर्ट्ज है वो आपकी एक होती है फ्रिक्वेंसी, कितनी बार रिपीट हुआ है, तो कितनी बार होता है ये 120 बार टाइम्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। धारा 1 सेकंड में 60 बार दिशा बदलती है, द करंट चेंजेस डायरेक्शन इन 60 टाइम्स इन अ सेकेंड। बी धारा 1 सेकंड में 120 बार दिशा बदलती है, द करंट चेंजेस डायरेक्शन इन 20 टाइम्स इन अ सेकेंड। यही आपका आंसर है। बाकी भी हम अगर ऑप्शन पढ़ लें तो करंट हर 60 सेकंड के बाद दिशा बदलता है, द करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 60 सेकंड। नहीं, करंट हर 120 सेकंड के बाद दिशा बदलता है, तो करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 20 सेकंड। नहीं, मैंने आपको सीधे बता दिया 50 हर्ट्ज दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा 100 आएगा। अगर आपका 60 हर्ट्ज दिया हुआ तो 120 टाइम्स। ठीक है, ये आपका सिंपल है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें चारों डायग्राम तो नहीं आएंगे, मैं लिंक आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रमन यह दिखाने के लिए ग्राफ बनाना चाहता है कि तार की प्रतिरोधकता रो तार की लंबाई L के साथ कैसे बदलती है। रमन वांट्स टू ड्रॉ ग्राफ टू शो हाउ टू रेजिस्टिविटी ऑफ वायर चेंजिंग विद लेंथ L ऑफ द वायर। उसका ग्राफ कैसे दिखना चाहिए, व्हाट शुड इस ग्राफ लुक लाइक। तो मैं आपको बता देना चाहूँ, ये 4 आपको ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है उसका कोई मेल नहीं है लेंथ से, कोई मेल नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड उस पर नहीं करेगी, क्योंकि वो रेजिस्टिविटी इस पर डिपेंड करती है आपका, ये आपका डिपेंड करती है मटेरियल पे जिससे बनी होती है, इसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन, ये कुछ ऐसा ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ये सीधा ग्राफ जाएगा, सिंपल ग्राफ जाएगा आपका, और ये ऑप्शन आपका है डी बस। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कौन सा सर्किट फ्यूज परिपथ फ्यूज जो है आपका स्विच के लिए सही और सुरक्षित स्थिति दिखाता है। विच सर्किट शोज द करेक्ट एंड सेफ पोजीशन फॉर द फ्यूज एंड द स्विच।
तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो भी करंट जा रहा हो पहले देख लेना आपका परिपथ जो सर्किट है आपका, उसमें मैं वो चारों दिखा देता हूँ, सारे दिखने चाहिए आपको, इस तरह से दिख रहे हैं। इतना दिखा पाऊँगा मैं, वरना नहीं आ पा, अरे डी तो आ ही नहीं रहा, सॉरी। इसमें देखिए मैं बता देता हूँ आपको, मैं नीचे नीचे चलता हूँ नीचे से। देखिए ये फ्यूज़ यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ तो होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता फ्यूज़ इसका होने का, क्योंकि वो बल्ब के बाद वहाँ पे बना हुआ है। दूसरा देखूँ तो सर्किट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये दोनों इस तरफ नहीं जब यही नहीं हो सकता तो सर्किट कैसे, फ्यूज़ कैसे स्विच कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ देखो दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या है, आप लोग दे दी है, इधर आपको स्विच दे दिया है इस तरफ बल्ब के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको फ्यूज़ दे दिया था, और इसमें क्या किया है आपका, इधर भी स्विच दे दिया है। भाई देखो सबसे आपका जो ऑप्शन ठीक है वो ऑप्शन आपका है ए। क्यों, फ्यूज़ लगा हुआ है, करंट जा रहा है जितना करंट चाहिए आपको, जब ये बंद होगा तभी यहाँ से करंट फ्लो होगा, वरना नहीं होगा, तभी बल्ब आपका ग्लो करेगा, ठीक है, वरना नहीं करेगा। ऐसे थोड़ी होगा जहाँ से आप करंट जा रहा है आप यहाँ से बटन दबाओगे, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है, दोनों चीज़ एक तरफ होती हैं ये, और जब ये इससे कनेक्ट करेगा आप स्विच ऑन करोगे तभी यहाँ से करंट फ्लो करेगा, आगे निकलता हुआ यहाँ जितना जाएगा, ठीक है, ताकि इसका जो पूरा सर्किट है वो टूट जाए। देखिए अगर यहाँ पे करली वायर में करंट ज़्यादा आ रहा होगा तो ऑटोमेटिक यहीं पे बंद हो जाएगा, तो आपके बल्ब नहीं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं आपके नहीं ख़राब होंगे, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन ए है। आइए जी, फिर आ गए क्वेश्चन नंबर 17, आपको पता ही है, इसमें असर्शन और रीज़न आपको दिया हुआ है, और अगर ए और आर आपको पता ही है, अगर दोनों ए और जो बी दोनों ठीक है दोनों, और जो आर है आपका, मतलब जो अभी का जो आपका रीजनिंग दिया हुआ है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ए आएगा, बी वो दोनों सही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो उसकी व्याख्या नहीं है, तो बी आएगा। ए इज ट्रू बट आर फॉल्स, तो सी आएगा। ए ठीक है आर गलत है तो सी, और अगर आपका डी कब आएगा, जब ए गलत होगा और आर सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दिया क्या हुआ है हमें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकेंड, कि भाई सफ़ेद धुली हुई दीवार पर कुछ दिनों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट पर चढ़ जाती है, असर्शन है इंग्लिश में, अ वाइट वॉश वॉल डेवलप्स अ कोट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, ये तो एकदम ठीक है, जब आप हम कैल्शियम जो वाइट वॉश करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वो, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है बाहर, वो उससे रिएक्शन करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब अगला इसका रीज़न क्या है वो देख लेते हैं एक बार, कि भाई दीवार पर कैल्शियम का ऑक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता रहता है, ठीक है ना। तो ये भाई कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, बिल्कुल गलत, ठीक है, वो नहीं करता है। देखो अगर कोटिंग इसकी बन गई है, इसकी बनती है ना, कोटिंग इसकी बन जाती है वाइट वॉश की इसके साथ, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये अपना रिएक्ट इससे नहीं करता है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो आर आपका गलत है, ठीक है ना, आर आपका गलत है। क्या होगा आपका, सी ऑप्शन आएगा इसमें, कि भाई क्या होता है इसमें आपका जो वाइट वॉश होता है वो डेवलप कर देता है कोटिंग ऑफ कैल्शियम और कार्बोनेट, ठीक है ना। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका भी कथन है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियां विभिन्नता दर्शाती हैं, असर्शन ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शो वेरिएशन, बिल्कुल ठीक है भाई, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तभी वेरिएशन आती है, विभिन्नता आती है जब लैंगिक जनन होगा आपका। कारण क्या है भाई इसका वो देख लेते हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न प्रत्येक संतति अपने माता पिता से सभी जीनों का प्राप्त करती हैं, सभी जीनों को प्राप्त करती हैं। इसमें इंग्लिश में ईच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनहेरिट्स ऑल द जीन्स फॉर ईच पेरेंट, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। आपको पता ही है जब डबल एक्स और डबल ये एकदम ठीक था, डबल एक्स और एक्स वाई होता है आपका फीमेल मेल में, तो एक इधर से आता है और एक इधर से, तो पूरा पूरा नहीं आता है, और आपका एकदम गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर सी। अगला क्वेश्चन अभी कथन ए आपका दिया हुआ है 19 में, कोशिकाओं की दीवारों पर केवल एक कोशिका मोटी होती है, ठीक है ना, केसिकाओ सॉरी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज हैव वॉल्स दैट जस्ट वन सेल थिक, भाई ये तो ठीक है, ये एकदम ठीक है। जो आपकी कैपिलरीज होती हैं जिससे आर्टरी वेन्स मिड छोटी बनती है, जैसे इस तरह से ना पतली पतली हो जाती हैं, डिवाइड होती होती जुड़ती हैं आपस में, फिर बनती है आर्टरी और वेन, ठीक है, कैपिलरीज है पतली पतली सी, और ये वन सेल थिक होती है, बस ये बिल्कुल ठीक है।
कारण रक्त और आसपास की कोशिकाओं के बीच सामग्री आदान प्रदान कोशिकाओं में होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस द कैपिलरीज। बिल्कुल ठीक है ये आपका ऑप्शन ए। क्यों? जो भी मटेरियल निकलना होगा, देखो मैं दोबारा से हल कर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये कैपिलरी बन रही है, इससे कोशिकाएँ बन रही हैं, ये देखिए, सॉरी ये कट गया, ऐसे तीन बन गई। तो ये जो एक्सचेंज होगा मटेरियल, इनसे ही आपस में एक्सचेंज होता है, आपस में इसमें जो आपके जो स्पेस है इसमें चला जाता है। तो यहीं पर इनके अक्रॉस ही आपका कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होता है, सामग्री जो मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है। इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई, वो देख लेते हैं। अभी कथन एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया एक स्थिर आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है। स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल जो है आपका प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। अब ये देखिए भाई, उसने बोल दिया स्टेशनरी। अब जब उसने स्टेशनरी बोल दिया है आपको, तो वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लगता, वो स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। ये तो आपका सरासर हो गया गलत, ठीक है। अब आ जाओ कारण पे। स्थिर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। बिल्कुल, देखिए ना, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, दोनों ही आपस में मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। और स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई ये एकदम ठीक है, आर ठीक है आपका, और ये आपका गलत है, तो ऑप्शन आपका डी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। मेरा उम्मीद यही है कि भाई आपको अच्छे से समझा पाऊँ क्वेश्चन को, और आपको ये क्वेश्चन पूरा पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो डायना ने 2 तरह के केक तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर हम 21 पे पहुँच चुके हैं। तो डायना ने 2 तरह के केक तैयार किया। डायना प्रिपेयर्ड अ केक बाय 2 मेथड्स। विधि 1, उसने केक के मिश्रण में बेकिंग सोडा डाला, ब्रेक करने के लिए ओवन में रखने से पहले मिश्रण को 1 घंटे तक बाहर रखने दिया, ठीक है भाई। मेथड 1, शी एडिड बेकिंग सोडा टू केक मिक्सचर एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड फॉर 1 आवर बिफोर प्लेसिंग इन द ओवन टू बेक। पहला मेथड ये था। विधि दूसरी थी, क्या लिया उसने कि भाई उसने केक के मिश्रण में बेकिंग पाउडर डाला, मिश्रण को बेक करने के लिए ओवन में रखने से पहले 1 घंटे के लिए रख दिया। क्या डाला उसने? बेकिंग पाउडर। देखिए यहाँ पे क्या डाला था, बेकिंग सोडा, यहाँ डाला उसने पाउडर, ठीक है। दोनों में अंतर है, आप दोनों में इन्हें देखो, जो मेथड लगाया वो सेम है, लेकिन बस जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट डाले हैं वो अलग है। केक के मिश्रण में अंतर बताया, जो संभवतः डायना ने केक सी एडिड बेकिंग पाउडर टू द केक मिक्सचर एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड फॉर 1 आवर बिफोर प्लेसिंग इट इन ओवन द टू बेक। केक के मिश्रण में अंतर बताइए, जो संभवतः डायना ने बेक करने से पहले देखा होगा, समझाओ क्यों। State the difference in the cake mixture that Diana is likely to have observed before making. Explain why. तो भाई मैं आपको बता दूं, जो बेकिंग पाउडर वाला होगा आपका ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला जो होगा, इसमें जब उसने बेकिंग करी, जब इसने मतलब इसमें बेकिंग सोडा डाला, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो जिसमें उसने बेकिंग सोडा डाला है बेटा, ठीक है ना, उसमें वो केक फूलेगा ही नहीं, फ्लफी नहीं बनेगा, ठीक है। केक में CO2 की, इसमें CO2 गैस नहीं प्रोड्यूस होगी। समझ में नहीं आया कि नहीं, ठीक है। तो पहले बता दूँ मैं बताता हूँ कि भाई जो आपका पाउडर होता है, पाउडर वाला जो होता है, बेकिंग पाउडर डालते हैं उसके अंदर होता है टार्टारिक एसिड। क्या होता है? टार्टारिक अम्ल, हिंदी में बोलते हैं उसे अम्ल, ठीक है ना। तो जब पाउडर डालते हैं उसके अंदर हम, तो टार्टारिक एसिड दोनों मिक्स हो जाते हैं आपस में। जब आपने मिलाया उनको अच्छे से, तो दोनों मिक्स हो गए। मिक्स करने के बाद क्या प्रोड्यूस होती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, ठीक है ना। और वो क्या करेगी? मिक्सचर को, केक को उठा देगी। लेकिन सोडा में ऐसा नहीं होता बेटा, टार्टरिक एसिड उसमें नहीं होता है। तो क्या होगा आपका? CO2 गैस नहीं प्रोड्यूस होगी मिक्सचर से, मिक्सचर तो है ही नहीं उसका। और क्या बनेगा? वो फ्लफी, मतलब वो उठेगा नहीं, बनेगा नहीं अच्छे से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सोडा और वाटर में क्या अंतर होता है बेटा। सोडा में सिर्फ इसमें टार्टरिक एसिड होता है, इसमें टार्टरिक एसिड नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? उदासीन, इसी में आपको चॉइस दी हुई है। उदासीन सोडियम परमाणु तथा धनात्मक सोडियम आयन के स्थायित्व की तुलना कीजिए, आप अपने जवाब का औचित्य साबित करें। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, सोडियम एटम एंड पॉजिटिव सोडियम आयन, जस्टिफाई योर आंसर। तो भाई सोडियम एटम होता है आपका ये सिंपल न्यूट्रल, और जो आपका पॉजिटिव होता है वो होता है Na+, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, अगर बोलूँ मैं स्थायित्व कौन सा ज़्यादा,
तो भाई वो ज़्यादा होता है स्टेबल Na+। क्यों? सिंपल जो Na एटम परमाणु होता है वो होता है Na, कितना होता है 2 8 1 11 होता है इसका, ये कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक परमाणु विन्यास, और यहाँ पे होता है 2 और 8। ठीक है, और हम उसको स्टेबल बोलते हैं जो जिसका कोश, जिसका शेल भरा हुआ हो, या फिर जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर चुका हो, अटेन कर चुका हो उसको। ठीक है, तो कौन सा बढ़िया, कौन सा वो होगा आपका पॉजिटिव सोडियम। और क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका शेल जो भी बचा हुआ है आखिरी शेल वो फिर कंप्लीट है, तो इसलिए, और ये अटेन कर चुका है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है उसको प्राप्त कर चुका है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना कि ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22, पौधों में नियंत्रण और समन्वय जंतुओं से किस प्रकार भिन्न होता है? अंतर्गेट को 4 बिंदु दीजिए। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल हाउ टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स, गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस। तो भाई आपको बताना है जो कंट्रोल प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है, दोनों में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दोनों डिफर कैसे करते हैं। तो भाई पहला बता दूं मैं आपको, मान लो पी प्लांट है, ये एनिमल्स है। पहला तो भाई इनका होता है हार्मोन्स। अगर बात करूं मैं हार्मोन्स की, ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ पहुँचेंगे, ये डिफ्यूज़ करिए, डिफ्यूज़न के थ्रू, जो हार्मोन्स है डिफ्यूज़न के थ्रू कहाँ जाते हैं, दूसरे प्लेस पे, यहाँ पर टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं। यहाँ पर भाई एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता, कहाँ बनता है, कहाँ पहुँचता है, कौन ले जाता है, ब्लड। समझ में नहीं आया? यहाँ तो ये डिफ्यूज होकर पहुँचते हैं, यहाँ पे ब्लड है जो कैरी कर जाता है। ठीक है, समझ में नहीं मेरी बात? यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट डिपेंड करता है हार्मोन्स पे, ठीक है, अपने कंट्रोल के लिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारे पास नर्व इम्पल्स भी है साथ में। ठीक है, नर्व इम्पल्स भी है जो हेल्प करता है हमारा किसमें, क्योंकि हमारा ब्रेन भी है, स्पेनल कॉर्ड भी हमारे पास, तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स भी है हमारे पास, और हार्मोन तो आपके है ही हैं हमारे पास। अगला, यहाँ पर क्या होता है, कोई जैसे हमारे एनिमल, हमारे अंदर बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं प्रॉपर क्या करने के लिए, हार्मोन बनाने के लिए, ऐसा इसमें नहीं होता, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी मूवमेंट प्लांट में होती है, अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा, चेंज आएगा, किसमें चेंज आएगा, शेप में चेंज आएगा, शेप में। ठीक है, और प्रोटीन के अरेंजमेंट में, प्रोटीन का जो हमारा अरेंजमेंट होता है, मसल्स होता है हमारा, ठीक है ना, जो मसल्स होता है, जो मसल्स हमारा होता है, उसमें शेप में अरेंजमेंट में आपका क्या आता है, चेंज आता है, तभी मूवमेंट होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इसमें सिर्फ वाटर ही मेन है, वाटर कंटेंट चेंज होगा, पानी कम ज़्यादा हो जाएगा तो भी ये मूवमेंट शो करेंगे, वरना शो नहीं करेंगे। ये तो इनका था आपका आंसर। तो 4 मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। उसके बाद हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 23 की, लीवर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को वसायुक्त अत्यधिक अम्लीय पदार्थ को खाने से बचने की सलाह दी जाती है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीज इज एडवाइज टू अवॉइड फैटी एंड हाईली एसिडिक फूड्स। एक कारण बताया कि लीवर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को बताया गया प्रत्येक खाद्य पदार्थ से क्यों बचना चाहिए। गिव अ रीजन वाई ईच ऑफ फूड मेंशन अबव द अवॉइडेड शुड बी अवॉइडेड बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीजेज। देखिए मैं आपको बता दूं पहले ही, एक तो ये जो क्वेश्चन है पहले भी आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, इसमें दिया था पित्ताशय, पित्ती थैली अगर नहीं होती है, मतलब ठीक है, गॉल ब्लैडर हटा जिसका रिमूव हो जाता है लोगों का, तो उसको हम फैटी चीज़ें जो वसा या ऑयली चीज़ें खाने के लिए मना कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन वो आया हुआ, रिपीट हुआ है, तो ढंग से कर लेना बेटा इसको। तो इसमें क्या होगा, पहला तो ये हो गया भाई, देखो इसमें लीवर दिक्कत है, तो वो लीवर अच्छे से आपका जो पित्तरस है, बाइल जूस है, वो ढंग से नहीं बनाएगा। ठीक है ना, अगर बाइल नहीं बनेगा, पित्तरस नहीं बनेगा, तो अच्छे से क्या है, अब बाइल करता क्या, पहले हमें बाइल का पता करना है कि भाई बाइल करता है आपका, बनाता है ये अल्कलाइन मीडियम, मतलब जो आपका अल्कलाइन हो जाता है, अल्कलाइन मतलब आपका क्षारीय माध्यम को जो बनाता है आपका बाइल जूस। ठीक है, तभी आपका अच्छे से क्या हो पाता है, डाइजेशन हो पाता है, अच्छे से डाइजेशन तभी हो पाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपका ये बाइल जूस नहीं बन पा रहा क्योंकि लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो जो एसिडिक फूड है आपके, ठीक है, देखो एसिडिक फूड जो होते हैं, एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा, बेसिक करेगा। अब आपका बाइल जूस है वो बेसिक है, अल्कलाइन है, लेकिन वो ढंग से बन नहीं पा रहा, तो क्या होगा, डाइजेशन इम्प्रॉपर होगा, आपका पाचन जो खा रहे हैं वो अच्छे से पचेगा नहीं। ठीक है ना, और दूसरा भाई जो बाइल जूस है वो बड़े बड़े जो आपके ग्लोब्यूल्स हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो गोलिकां होती हैं,
वसा को उनको छोटी छोटी में तोड़ देता है, ठीक है ना, ताकि अच्छे से क्या हो जाए, डाइजेशन हो जाए। अब ये तो टूट फैट जो वसा है टूटा ही नहीं, जब नहीं टूटेगा तो अच्छे से क्या होगा, पाचन नहीं होगा भाई। ठीक है, समझ में आई नहीं है मेरी बात? दो आपको चीज़ें बता दी हैं, अभी आप इनमें से कोई भी एक लाइन लिख सकते हैं, अच्छे से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ऑक्सीजन ज़्यादातर हमारे रक्त में वर्णक द्वारा ले जाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त में घुलित रूप में ले जाया जाता है। ऑक्सीजन मोस्टली इज कैरीड बाय पिगमेंट इन आवर ब्लड वेरियस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। उपरोक्त कथन को सही करने वाले दो कारण दीजिए। गिव टू रीजंस दैट मेड द अबव स्टेटमेंट करेक्ट। तो भाई इसमें आपको दो रीजन देने हैं। जो हमारा ऑक्सीजन है, पहली बात तो ये है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है, ठीक है ना, ज़्यादा सोल्यूबल का मतलब घुलनशील है किसमें, वाटर में, देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा घुलनशील कौन सी गैस है, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन इन वाटर। तो पहला तो रीज़न ये हो गया कि भाई ज़्यादा घुलेगी तो जल्दी वो घुल जाएगी, पहली बात तो उसका सोल्यूबिलिटी है उसकी, वो घुल जाती है फटाफट से। दूसरी चीज़, जो आपका वर्णक है, जो बोला इसने पिगमेंट जो बोला है वर्णक, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, इसकी जो होती है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा अच्छी से बॉन्ड होता है रेदर देन CO2 से। ठीक है भाई, जो इसकी एफिनिटी होती है, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज मोर देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप लिख सकते हैं कि भाई इसका जो अच्छे से जो बॉन्ड बनते हैं, आबंध बनते हैं, ऑक्सीजन से अच्छे बनते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये आपका आंसर है, हो गए दो। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर 25 क्या बोल रहा है आपको, वो ये बोलता है कि भाई श्वेत प्रकाश को एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने के लिए प्रिज्म से गुजारा जाता है। व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म टू यील्ड अ स्पेक्ट्रम। ठीक, स्पेक्ट्रम क्या हो गया भाई, एक व्हाइट लाइट जाएगी प्रिज्म में से और वो सेवन कलर में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, किस रंग किरण अधिकतम विचलन कोण दर्शाएगी और कौन सा रंग सबसे कम विचलन कोण दर्शाएगा। द रे ऑफ विच कलर विल शो द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, विच वन विल शो द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपसे पूछा गया है। दूसरा है, चलो पहले पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, तो भाई इसमें होगा क्या, आपको पता है कि जब भी कोई रे प्रिज्म से पास होती है तो इस तरह टूटती है वो, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट करेगा वो आपका करेगा वायलेट कलर, मतलब बैंगनी कलर। सबसे कम जो एंगल डेविएशन होगा वो रेड कलर, मतलब लाल कलर का होगा। ठीक है, तो ये तो पहले वाले का आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कि नीला रंग की किरण एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है, निर्गत किरण का रंग क्या होगा, आपने अपने जवाब का औचित्य साबित करें। अ ब्लू कलर रे इज पास थ्रू अ प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, व्हाट विल द कलर ऑफ इमरजेंट रे, जस्टिफाई योर आंसर। जब भी भाई अगर ब्लू कलर प्रिज्म से निकलती है तो ब्लू कलर ही बाहर निकलेगी, क्योंकि ब्लू कलर किसी और कलर में रंगों में विभाजित नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, स्पेक्ट्रम नहीं बनाएगा ये, बस ब्लू कलर आपकी बाहर निकल जाएगी। ये तो है ऑप्शन नंबर आपका 25 का पहला पार्ट। अब ये और में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं एक बार हम। तो मायोपिया का निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, हम ठीक मानते हैं भाई। इस दोष वाले व्यक्ति का दूर अनंत बिंदु से अधिक निकट होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मायोपिया इज ऑल्सो नियर साइटेडनेस, अ पर्सन विद दिस इफेक्ट हैज़ अ फायर पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। एक उपयुक्त लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष के लिए छवि सुधार कर चित्रित करने के लिए एक साफ चित्रण आरेख बनाएं। ड्रॉ नीट रे डायग्राम टू डिपिक्ट इमेज करेक्शन ऑफ फॉर अ मायोपिक आई यूजिंग अ स्विचेबल लेंस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मायोपिया होता है, नियर साइटेडनेस, का मतलब ये होता है कि लोग, तो भाई थोड़ा सा इसमें दुविधा हो जाती है, कुछ बच्चों को डिफिकल्टी हो जाती है। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, इसमें लोग सीधा सोच लेते हैं कि भाई पास की चीज वस्तु वो चीज़ें नहीं देख पा रहा। तो ऐसा नहीं होता, इसका मतलब उल्टा होता है कि भाई नियर साइटेड मतलब होता है वो पास चीज़ देख पा रहा है, वो दूर की नहीं देख पाया ढंग से क्लियरली। ठीक है, तभी तो वो बोल रहा है कि भाई पर्सन विद दिस इफेक्ट हैज फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, मतलब पहले आ जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए कि भाई मान लो आपकी जो इमेज पहले जो बन रही होती है, जो इमेज, वो इमेज ऐसे बनती है। मैं आपको बताया था, थोड़ा सा डायग्राम बनाने के लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए, और ये मैं बनाता आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या हुआ कि भाई इस तरह से जो आपकी आई है, थोड़ा आई इस तरह बन गई है, तो बात नहीं से बना देता हूँ पूरा। ठीक है ना, जिसको जो मायोपिक आई होती है, तो क्या करता है वो इस तरह से जो रे आती है इन्फिनिटी से,
वो पहले ही क्या करती हैं, वो कैंसिल हो जाती है, आपस में पहले ही क्या करती हैं, इंटरसेक्ट हो जाती हैं और आपकी इमेज नहीं बन पाती अच्छे से, ठीक है ना। तो हम करते क्या उसके लिए, हम लगाते हैं इसमें कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ये देखिए इस तरीके से, थोड़ा बुक में ज़्यादा अच्छा बन रहा होगा, ठीक है ना। वो इस तरह से जो रे निकलेंगी आपकी, उसको क्या करेगा, ला के, ये रे डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद जाके डिस्प्ले इमेज बनाएगी वो आपका रेटिना पे, ठीक है ना। ये आपको बना के दिखाना है, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे 2, ठीक है बेटा। ये दोनों बना के आपको दिखाने हैं, या फिर आप इसको पूरा का पूरा अच्छे से बना दीजिए, जिससे आपने लेंस लगाया, क्योंकि 1 नंबर लेंस का भी है और ये डायग्राम जो भी आपका नंबर है पूरा पूरा, ठीक है ना। और उसके बाद ये रेटिना पर छवि बनानी है, आपको दिखानी है कैंसिल करते हुए, ठीक है ना। तभी आपके सबके आधे आधे नंबर बना के ना, जैसे लेंस का, ये डायग्राम, फिर रेटिना, तो सबके आधा नंबर मिला के पूरे 2 नंबर है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए खाद्य जाल का अध्ययन करें, स्टडी द फूड वेब शोन बिलो। ये आपको दिया हुआ है खाद्य जाल, फूड वेब दिया हुआ है बेटा आपको। एक दिखाए गए खाद्य वेब से, खाद्य जाल से, खाद्य जाल, जाल बोलते हैं इसको, खाद्य श्रृंखला को बचाने और लिखें। इसमें ईगल मतलब चील जो है उत्पादकों में से ऊर्जा का उच्चतम प्रतिशत प्राप्त करेगा। आइडेंटिफाई एंड राइट द फूड चेन फ्रॉम द फूड वेब shown in which the eagle will receive the highest percentage of energy from the producers। ये बोल रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा ऐसी फूड चेन को आइडेंटिफाई करो, इसमें देखिए एक फूड चेन ये बन रही है, एक फूड चेन ये बन रही है, एक फूड चेन ये बन रही है, ये फूड चेन ये बन रही है, खाद्य श्रृंखला आपकी इस तरह बन रही है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सी फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ईगल को, चीज़ को, ये पूछा गया आपसे। तो भाई जिसमें सीधा सीधी बात है एनर्जी, यहाँ पर क्या होगा, लेस नंबर ऑफ मेंबर, जितने सदस्य कम होंगे उतनी एनर्जी उसके पास बनती है, ज़्यादा पूछेगी। तो देख लीजिए एक, और बात करें ग्रास से 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा है ईगल, 1 2, यहाँ 1 2 3 पे आ रहा है ये, यहाँ से 1 2 1 2 1 2 3, तो समझ में आ गया आपको। जहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है मतलब ग्रास माउस ईगल, इसमें इसको इस वाले फूड चेन में इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। आपने बता दिया, लिख दिया इसको कि भाई इस वाले में लिखिए, आपने लिख भी दोगे इसके अंदर। फिर बोला है कि जब मिट्टी में एक गैर जैव निम्नीकरणीय कीटनाशक डाला जाता है तो कौन सा जीव सबसे अधिक प्रभावित होगा, इसके लिए उत्तरदायी परिघटना क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया आपसे विच ऑर्गेनिज्म विल मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस इनटू द सॉइल, है ना। और व्हाट इज फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉल्ड। तो भाई सबसे ज़्यादा अगर आपने इसमें कीटनाशक डाला, पेस्टिसाइड डाला, तो कौन दिक्कत होगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी भाई जो लास्ट में होगा, मतलब चील को। इस चील को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई होता होता वो जो केमिकल है वो स्टेम में बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगा। दूसरी चीज़, इसको हम बोलते हैं जैव आवर्धन, हिंदी में बोलते हैं इसको जैव आवर्धन, और दूसरा इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है भाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बायोलॉजी मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपने 2 मार्क्स वाले ख़त्म हो चुके हैं, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो 3 मार्क्स हैं उसे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से किस यौगिक के 1 मोल का उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि इनमें से हमें किस में 2 मोल हाइड्रोजन आपको देना पड़ेगा, 2 मोल्स, ठीक है, हाइड्रोजनेशन करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको एक बार ट्रांसलेट करके बताऊं इंग्लिश में, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है, वो बनेगा 1 मोल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिक्वायर 2 मोल्स, ठीक है, 2 मोल्स चाहिए, किसके 2 मोल्स चाहिए, हाइड्रोजन के, टू फॉर्म एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय कैटेलिटिक, इसका उत्प्रेरक का मतलब होता है कैटलिक, है ना, कैटलिक हाइड्रोजनेशन। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, जो हाइड्रोजनेशन होता है वो 2 में हो जाता है, तो होता है एल्कीन में या होता है आपका एल्काइन में, ठीक है। एल्कीन में डबल बॉन्ड आपने देखा था बुक में, जो हमें रिएक्शन दी हुई है उसमें जब डबल बॉन्ड लिया था तो हमने 1 मोल डाला था हाइड्रोजन का, ठीक है। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें डालना पड़ेगा हमें 2 मोल हाइड्रोजन। तो देख लेते हैं फटाफट से हम, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको एक एक मोल ध्यान, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक मोल यहाँ पे हो गया और एक एक यहाँ पे आएगा, 2 मोल यहाँ पे, 2 मोल इसमें चाहिए हाइड्रोजन के। इसमें देखो तो यहाँ पर 1 मोल यहाँ पे हो गया, और मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड में आपको कितने मोल चाहिए, 2, तो यहाँ पे चाहिए आपको 3 मोल, यानी ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको 1 मोल ही चाहिए, इसे देख के मत वो कर जाना कि भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पर H हाइड्रोजन ऐड नहीं होता है, वो होता है कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे 1 मोल चाहिए बस। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे भी हमें कितने मोल चाहिए, 2 ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे, तो यहाँ पे 2 मोल। तो हमारा आंसर क्या हुआ, पी एंड एस। देख लेते हैं पी एंड एस, इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दिए गए आरेख को ध्यान से देखिए। लुक एट द डायग्राम बिलो केयरफुली। आपको डायग्राम दिया हुआ है, जेड पर होने वाली प्रक्रिया को पहचाने। ठीक है, जेड पे क्या रिएक्शन हो रही है आपकी, आइडेंटिफाई द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट जेड। ए प्रजनन रिप्रोडक्शन हो रहा है, या वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस हो रहा है, या अनुवादन, अनुवादन मतलब ट्रांसलोटेशन मतलब आपका जो फूड है, इसका पता जो फूड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो सबसे पहले होता क्या है, अगर हम बात करें सीड फॉर्मेशन की, सबसे पहले जो पोलन है, पोलन जो होता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है सबसे पहले। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। उसके बाद जो आपका पोलन ट्यूब जनरली जर्मिनेट करेगी। ठीक है, उसके बाद होगा फ्यूज़न, होगा आपका क्या होगा, फ्यूज़न, क्योंकि वहाँ से जो होगा आपका मेल गैमेट। ठीक है, जैसे आपका ये फ्लावर होता है, स्टिग्मा होता है, ऐसे बात करें तो स्टिग्मा पे आ गया आपका पोलन, यहाँ से आपकी जो पोलन ट्यूब है यहाँ से स्टाइल से होती हुई नीचे ओवीर तक पहुँचेगी, फिर यहाँ से मेल गैमेट आपका यहाँ पहुँचेगा, मेल गैमेट। उसके बाद क्या होता है, जो आपका यहाँ से जो मेल गैमेट है आपका पोलन गैन है, यहाँ से निकलता हुआ मेल गैमेट ओवीरी के अंदर ओव्यूल से क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। ठीक है ना, मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पर, तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। अब उसके बाद में मल्टीपल डिवीज़न होगा। ठीक है ना, रैपिड डिवीज़न होता चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो ये बन जाएगा एम्ब्रियो, ये आपका ओव्यूल है सी के अंदर, एम्ब्रियो है इसके अंदर। जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाएगा, आपका ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड कोड के अंदर। ठीक है, और वो क्या बन जाएगा आपका सीड। इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट में सीड फॉर्मेशन होता है। अगला ऑप्शन क्या, सजेस्ट एनी 2 रीजंस वाई चाइल्ड मैरिज आर अ हजार्ड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। किन्हीं 2 कारणों को सुझाव दे कि बाल विवाह महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए खतरा क्यों है। तो भाई पहला तो सिस्टम, पहली चीज़ तो यही है कि भाई जब तक वो फुल क्या हो जाए, पर फुल अगर मैच्योर ना हो जाए, जब तक लड़की बच्ची जब भी गर्ल है जो, अगर वो फुल मैच्योर नहीं होगी, जब तक परिपक्वता नहीं आती है, तब तक उसे शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम वो फुल मैच्योर नहीं हो पाती हैं, पहला तो रीज़न ये है। दूसरा क्या है आपका, अगर और उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक, अगर प्रेग्नेंट हो गए टीन एज में ही, क्योंकि जो एज है 14 के अराउंड, जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है फीमेल की बॉडी में, अगर वो अगर माँ बन जाती है तो उसकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आएगा, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं कि जब तक वो फुल मैच्योर ना हो तब तक शादी नहीं करनी चाहिए, वरना दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो जाते हैं। क्योंकि अभी वो फुल मैच्योर नहीं हुई है, पहली बात ये है। दूसरा फिर तो भाई हेल्थ हजार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है, गर्भधारण से बचने के लिए अन्य गर्भ निरोधक उपायों की तुलना में यांत्रिक बाधक के प्रयोग के कोई 3 लाभ लिखिए। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है, एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ आपको। गिव any 3 advantages of using mechanical barrier over a contraceptive measure to avoid pregnancy। ये ज़्यादा बेटर होता है इससे, क्यों, पहला रीज़न तो भाई यही है, अगर आप दवाई खाएंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव दवाई लेंगे ना, कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं तो क्या होता है, आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आएगा। ठीक है ना, पिल्स दवाई जो लेते हैं। ठीक है, तो इससे भाई ये खतरनाक क्यों है, मतलब ये क्यों बेकार है, ये ज़्यादा हेल्पफुल क्यों है। पहली बात तो भाई ये आपका करती है हार्मोनल इम्बैलेंस, जब आप इस दवाई को खाओगे तो क्या करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो चीज़ दिक्कत है। ठीक है ना, दूसरा, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मतलब कॉपर टी या IUCD
CD यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है आपको, उसमें यूट्रस, जो यूट्रस में लाइन में क्या होता है, अगर ढंग से नहीं रखा गया है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव को, तो क्या होता है, इरिटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, इरिटेशन। तो इससे दिक्कत है, इरिटेशन का होने का खतरा है। तीसरा है आपका, अगर आपका सर्जिकल मेथड अगर ढंग से नहीं हुए हैं, प्रॉपर्ली नहीं हुआ, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये तीनों ही दिक्कत है, परेशानी वाली बात है। ओवर मैकेनिकल बैरियर, जो कि क्या होते हैं, कॉन्डम वगैरह होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है देन अदर दीज। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पी और क्यू दो सीधे तारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दो तार हैं जो समान धारा आई को स्क्रीन के बाहर की ओर लंबवत में ले जाते हैं। मतलब तार ऐसे आपकी जा रही है, तार करंट से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वो देखना पड़ेगा कि पी और क्यू मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। ये छवि तार के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं दिखाती हैं, जो ये छवि बनी हुई है गोला, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंकित नहीं है। आपको बताया नहीं गया कि भाई क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है, मतलब इस तरह घूम रही हैं या फिर इस तरह घूम रही है, ये आपको बताया नहीं गया है। ठीक है, अब पी एंड क्यू रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन्स कैरिंग इक्वल करंट आई इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है ये। K is the midpoint of the line joining P and Q. The image shows the magnetic field lines around the wire, but the direction of the magnetic field is not marked. अब क्वेश्चन क्या है, पहला उपरोक्त छवि बनाएं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चिन्हित करें। ड्रॉ द अबव इमेज एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आउटवर्ड बोला है उसने, बाहर की तरफ, तो मैंने इसे बना दिया है इसको इस तरह से। अब देखिए अंगूठा मैं इस तरफ दिखाऊंगा तो मेरी उंगली जो है इस तरफ घूम रही है, इस तरह घूम रही है, इस तरह से। तो ये जो इसकी डायरेक्शन होगी चुंबकीय रेखाओं की, मैग्नेटिक लाइन की, इस तरह से होगी। ठीक है, सेम इस तरह से पी क्यू वाले की भी ऐसी होंगी, मतलब इस तरह से होगी पी वाले की, क्यू वाले की भी सेम ऐसी होगी। ठीक है ना, घूम घूम के वो इस तरह से इस तरह आएगी। ठीक है, और यहाँ से इस तरफ जा रही होगी इस तरह से, ये आप दर्शा सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये हो गया एक नंबर का आपका। अगला बोला, यदि तारों में धारा बढ़ जाती है तो पी और क्यू के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कैसे बदल जाएगी। इस परिवर्तन को निरूपित करने के लिए पी और क्यू चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड पी एंड क्यू चेंज। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द पी एंड क्यू टू रिप्रेजेंट दिस चेंज। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपने करंट को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भी बढ़ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट बढ़ जाएगा। आप इसको इस तरह दिखा सकते हो कि दो लाइनें और आपने और दिखा दी, और इस तरह से ऐसे यहाँ पर आप दो लाइन तीन लाइनें आप बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, और आप इस तरह से इसको दिखा सकते हो आते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि तार पी में धारा के कारण बिंदु के पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, यहाँ पर क्षेत्र बी आ गया इसकी वजह से, और तो मध्य बिंदु के और पी और क्यू के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अपने उत्तर के लिए कोई उदाहरण दीजिए। इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू ड्यू टू द करंट इन वायर पी, व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी एंड क्यू एट द पॉइंट ऑफ क्यू। रीजन, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो भाई इसके ऊपर क्या होगा, अगर जितना इस पर बी लग रहा है इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से उल्टा अपोजिट होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा, दोनों की वैसे मैग्नेटिक फील्ड बी तो होगा, दोनों इसकी वजह से बी है तो इसकी वजह से बी होगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट, तो इसलिए क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 0। और अगर क्वेश्चन बदल दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो डी पार्ट में, यदि तार पी में धारा के कारण बिंदु के पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तार क्यू में धारा उल्टी है, तो मध्य बिंदु के पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब क्या कर दिया उसने, इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू ड्यू टू द करंट इन द वायर पी एंड द करंट इन द वायर क्यू इज रिवर्स, व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट मिड पॉइंट के। तो भाई दोनों जो जाएंगे। अब देखिए क्या हो गया, अब करंट प्लस, यहाँ पे पहले ऐसे जा रहा था और सॉरी ऊपर जा रहा था, इस वाले में उल्टा रिवर्स कर दिया, तो ये ऐसे जा रही थी, अब ये कैसे जाएंगी, से ये इस तरह से जाएंगी, इधर इधर, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के पे क्या हो जाएगा, 2b। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, कि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए सोने में अन्य धातुओं की मिलावट की जाती है। नीचे दी गई तालिका के अनुसार सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। कैरेट संख्या 24 भागों में सोने के भागों की संख्या है। इस तरह से आपको टेबल दी हुई है। प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट एंड देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। टू मेक इट हार्ड इट्स alloyed with other metals. The purity of gold is measured in the carats according to the table below.
कैरेट नंबर इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द गोल्ड इज 24 पार्ट। आपको पता ही है भाई 24 कैरेट बोलते हैं सोने को, 24 कैरेट सोना। तो ये आपको दिया हुआ है कैरेट नंबर क्या क्या दिया हुआ है और कितना उसमें सोना है और कितना उसमें अन्य पार्ट्स को अदर पार्ट्स को मिलाया गया, ये आपको बता रखा है। 24 है, 0 है, अगर 22 है तो 2 इसमें दूसरा पार्ट मिलाया गया, 18 है तो 6, टोटल 24 ही करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना है, किन्हीं दो धातु के नाम लिखिए जिसका उपयोग 22 कैरेट सोने बनाने में किया जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, नेम एनी 2 मेटल्स दैट आर यूज टू मेक 22 कैरेट गोल्ड। तो भाई पहली बात है 18, आपको पता है 18 गोल्ड दिया हुआ है 18 ग्राम, उसमें टोटल 24 होता है, इंटू में 100 आपने काटा दिया 6 18 6 24, इसे काटा 25 तो आपका आगे 75%। ठीक है ना। और जो अलग धातुएं जो हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, इसमें सिल्वर यूज़ करते हैं, चांदी और कॉपर, तांबा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लाइक गोल्ड प्योर आयरन इज ऑल्सो कंपेरेटिवली सॉफ्ट एंड ऑल्सो अंडरगोज रस्टिंग, नेम द सब्सटेंस दैट इज मिक्स विद आयरन। अब ये पूछ रहा है, आप बोल रहे हैं आपसे सोने की भांति शुद्ध लोहा भी क्या होता है, तुलनात्मक रूप से नरम होता है, उसमें जंग भी लगती है। इस पदार्थ को नाम लिखिए जो लोहे से मिश्रित होता है। कब होता है, कब मिलाते हैं इसे हम, इसे कठिन बनाना, टू मेक इट हार्ड, तो हम क्या मिलाते हैं इसके अंदर मिलाते हैं हम कार्बन। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, इसी में जंग लगने से बचाने के लिए इसे स्टेनलेस स्टील में बदलना होता है, टू चेंज इट टू स्टेनलेस स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग, तो क्या मिलाते हैं इसके अंदर हम, निकेल और क्रोमियम। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें चॉइस दी हुई है आपको, चॉइस देख लेते हैं इसमें हम कि मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज एलॉय, ये होता है आपका होमोजीनस, कैसा होता है आपका होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद जो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई ताकि रस्टिंग ना हो और उसकी प्रॉपर्टीज एनहेंस हो जाती है जिनसे मिलकर बना होता है। मिश्र धातु की विद्युत चालकता की तुलना शुद्ध धातु से कैसे की जाती है, हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय कंपेयर विद दैट ऑफ प्योर मेटल। तो भाई क्या होता है, जो एलॉय की जो कंडक्टिविटी होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। दो मनुष्य जो दोनों अपनी जीभ घुमा सकते हैं ने 11 बच्चे पैदा किए, इनमें से 3 बच्चे अपनी जीभ नहीं घुमा सकते थे और 8 बच्चे अपनी जीभ घुमा सकते थे। 2 ह्यूमन बींग्स हु कैन बोथ रोल देयर टंग्स प्रोड्यूस 11 चिल्ड्रन, 3 ऑफ दीज कुड नॉट रोल देयर टंग्स, 8 चिल्ड्रन कुड रोल देयर टंग्स। तो भाई जो पीपल जो आपका पेरेंट हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, उनके 11 बच्चे हुए, उनमें से 8 बच्चे जीभ घुमा पा रहे हैं। इसका मतलब जो आपका जो ये करैक्टर है, ये जो जीन है, ये आपका ज़्यादा डोमिनेंट है, जो रोलिंग करवा रहा है, और जो रोलिंग नहीं करवा पा रहा वो क्या है आपका रिसेसिव। चलो आगे आते हैं इसमें। अब कौन सा लक्षण लुढ़कना या नहीं लुढ़कना अप्राभिजेंड्रिक तत्व का नियंत्रित किया जाता है, विच ट्रेड रोलिंग और नॉट रोलिंग इज कंट्रोल बाय रिसेसिव एलील। तो भाई नॉट रोलिंग सीधी बता दिया मैंने आपको, पहले बता दिया था उसमें। स्टेट ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ F1 जनरेशन ऑफ द क्रॉस की F1 पीढ़ी के सभी संभावित अनुवांशिक रूपों का उल्लेख कीजिए। तो भाई ये क्या हो सकता है, RR RR और ये RR। अब इसमें ये मैंने बता दिया है दोनों, ये आपके क्या है, ये तीनों ही पॉसिबल हैं। ठीक है, कि हो सकता है कि भाई इनमें से ये आपका ये डबल R वाला ये रोलिंग वाला है, R वाला जो है रोलिंग वाला, छोटा जो रोलिंग स्मॉल R है ये आपका नॉट रोलिंग। ठीक है, जो कि आपका रिसेसिव है, ये आपका डोमिनेंट। उसके बाद उपयुक्त क्रॉस का उपयोग करके दिए गए उदाहरण में मनुष्यों में जीव घुमाने की विरासत दिखाइए, कितने प्रतिशत संतति माता पिता के समान आनुवंशिक रूप से प्रदर्शित करेगी। इसके अंदर हमें F1 जो आपका क्रॉस है वो दिखाना है। शो द इनहेरिटेंस ऑफ द टंग रोलिंग इन ह्यूमंस इन द गिवन एग्जांपल यूजिंग अ स्विचेबल क्रॉस, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विल शो द सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट्स। तो हम इसमें टेबल बनाएंगे और इसमें हम 2 जो लेंगे इस तरह से लेंगे, जो F1 क्रॉस आप करते थे पहले, जैसे हमने किया हुआ है टी वाला, आपको याद हो बुक के अंदर हमने कैपिटल टी वाला इस तरह से करते थे। F1 जनरेशन हमारी इस तरह से आती थी, सारे सेम आते थे, सेम यहाँ पे यही होगा। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, मेल फीमेल ले लिए हमने। ठीक है, यहाँ पर ले लिया R, यहाँ छोटा R आ जाएगा, यहाँ पे भी R और यहाँ पर छोटा R। हाँ, और इस तरह से आपका ये बन जाएंगे सारे R R R R R R और ये स्मॉल R। ठीक है, तो इसमें पता लग गया हुआ आपको
आपसे पूछ रहा है इसमें कि भाई जो कितना परसेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्प्रिंग विल बी शो द सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट्स। तो भाई देखिए स्मॉल जो जहाँ पे भी आपका पेरेंट्स कहते हैं आपके ये पेरेंट्स से, इनके से किसके जीनोटाइप है, एक तो ये वाला एक ये वाला, दो मतलब चार में से दो सेम है पेरेंट्स वाले जो पेरेंट्स थे हमने लिए थे। तो ये अब 100% करेंगे, काटेंगे इसको, ठीक है, तो आपका 50% आ जाएगा। कितना आएगा? 50%। अगला पार्ट क्या है इसका, यदि माता पिता में से कोई एक अपनी जीभ नहीं घुमा सकता, ठीक है, मतलब दोनों में से एक इस तरह का होगा, ठीक है, और एक क्रॉस की मदद से संतानों में जीभ घुमा सकने वाले तथा जीभ ना घुमाने सकने वालों के अनुपात गणना करें। तो ये तो हो गया है जो जीभ घुमा नहीं पा रहा। अब हो सकता है जो जीभ घुमा रहा है, ऊपर जो लिए थे हम दोनों में से एक ये ले लिया हमने, जो जीभ घुमा पा रहा है इसको ले लिया आपस में। जब इसका क्रॉस करोगे आप तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, बड़ा आर छोटा आर मेल फीमेल बना के ये इस तरह से ले लिया आपके, ये बन गया आर आर छोटा छोटा आर बड़ा बड़ा आर आर छोटा आर। तो इसमें आपके दो जिनकी जो घुमा पाएंगे और दो नहीं घुमा पाएंगे, मतलब 2:2 होगा, काटेंगे तो 1:1, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 39 है, नीचे दी गई छवि एक अपवर्तक दूरबीन को डिज़ाइन को दिखाती है आपको दिखा रहा है ये आईपीस लेंस, प्रोजेक्टिव लेंस, इस तरह से आपको दिखा रखा है। क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। जब एक प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न रंग विभाजित हो जाते हैं और बिखराव होता है। लेंस के साथ भी ऐसा ही होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसे रंगीन विपथन स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभिन्न बिंदुओं पर केंद्रित करने का कारण बनता है। इस समस्या को दूर करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कार किया गया। परावर्तक दूरदर्शी का डिज़ाइन भी नीचे दिया गया है। तो ये आपका व्हेन अ लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म थ्रू डिफरेंट कलर स्प्लिट dispersion take place. The same thing that happens with a lens but to much lesser degree. This is called chromatic aberration, causes the different colors of light to focus at different points. To overcome this problem, the reflecting telescope was invented. Telescope बनाया गया दूरबीन, और वन डिज़ाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज शोन बिलो। ये आपको टेलीस्कोप का आपको दिया हुआ है दूरबीन का डायग्राम इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूरबीन को प्रतिबिंबित करने में कोई रंगीन विपथन क्यों नहीं होता? वाई इज देयर नो क्रोमेटिक अबर्शन इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? तो भाई क्या है इसमें, सीधी सी बात यह है कि जो लाइट है ना आपकी, जो आपका प्रकाश है वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं कर रहा इसमें, ठीक है ना। जब दूसरे में जब मीडियम में जा ही नहीं रहा तो उसका क्या अपवर्तन भी नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। जब लाइट का रिफ्लेक्शन जब होता है, भाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, वैसे रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्शन नहीं है इसमें, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्रोमेटिक एब्रेशन भी नहीं होगा, ठीक है, वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं कर रही है इसलिए। अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोप को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक प्रकाश की मात्रा है जो इसे एकत्र कर सकता है। टेलीस्कोप जितना अधिक प्रकाश एकत्र कर सकता है उतना ही बेहतर छवि बनती है। टेलीस्कोप द्वारा एकत्रित प्रकाश की मात्रा को बढ़ाने के लिए लेंस को क्या किया जा सकता है? One of the critical factor affecting a telescope is the amount of light it can gather. The more light a telescope can gather, the better the image it produces. What can be done to the lens to increase the amount of light telescope gather? देखो कहने मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आएगी उतना अच्छा ही आपका इमेज बनता है। तो आप कैसे कर सकते हो, कैसे क्या करें जिससे अमाउंट लाइट का बढ़ जाए, ठीक है। तो भाई इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, आप या तो डायमीटर बढ़ा दीजिए, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर इसमें आता तो अपर्चर आपको समझ में आ रहा होगा। डायमीटर अपर्चर को बढ़ा दे, किसके अपर्चर को? ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आपका ऑब्जेक्टिव है लेंस, उसके हम अगर उसको व्यास को बढ़ा देंगे तो ज़्यादा लाइट एंटर कर पाएगी, ज़्यादा लाइट एंटर करेगी तो हम ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे और इमेज ही रिफाइन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश में दिए गए अपवर्तक दूरदर्शी में दो लेंसों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर देने के लिए गद्यांश से बलीकरण आरेख का उपयोग करें। भाई इसमें पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि अगर हम कौन सा व्हाट शुड डिस्टेंस कितना रखें, ठीक है, जिससे हमारी इमेज अच्छी बन जाए, ठीक है ना। तो हमें रखना क्या है, इमेज डिस्टेंस रखना पड़ेगा जितना, देखो दो तरह के लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, एक आई लेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पीस बोलते हैं इसको हम, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस।